अच्छा, डायबिटीज के मैनेजमेंट में मेरे कुछ बातें बता दो। बताओ देखिए, कौन बताएगा? जल्दी बताओ देखिए। डायबिटीज का मैनेजमेंट क्या है? कैसे कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? हाँ जी मैम, आप उदास क्यों हो इतना? क्या हुआ है? तो बता दो क्या डायबिटीज का मैनेजमेंट है? सीधा इंसुलिन टाइप 2 का बताओ देखिए। ए चुप रहो, बातें मत करो ज्यादा, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ है, जोर से बोलो ना, क्या दिक्कत है? मैं सबसे आगे बैठा हूँ, आगे खड़ा हूँ, आप सबसे आगे। जोर से बोलना फिर। लो ग्लूकोज मत मतलब लो ग्लूकोज मतलब कम ग्लूकोज, सही सही बताओ, मेरे को पता नहीं चल रहा। डाइट क्या क्या मैनेजमेंट, मैं सिर्फ डाइट नहीं पूछ रहा, मैं पूरा मैनेजमेंट पूछ रहा हूँ। चलो बताओ, ए चुप रहो। हाँ बोलो, कोई बोलेगा नहीं वरना आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ बताओ देखिए, मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिर्फ डाइट ही होता है? और बताओ फिर क्या मेडिकेशन भी है? कोई आपको ड्रग के बारे में पता है इंसुलिन के अलावा? मेटफॉर्मिन सबसे पहली वही। मेटफॉर्मिन क्या करती है? चुप रहो रे, मैं जिनसे पूछ रहा हूँ। आप बैठो, खड़ो, दौड़ी से यार, बता, चुप रहो। हाँ, फाइब्रस, फाइब्रस क्या होती है भाई? भाई फाइब्रस डाइट ये क्या होती है? किसी को पता है फाइब्रस डाइट? व्हाट द मीनिंग ऑफ फाइब्रस? मतलब तो होता है खींचने वाली, शॉर्ट ऐसे वो देते क्या? तो चुप रहो भाई, मैं एक्सप्लेनेशन विचार। हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। पहले वो खा लेगा कुछ तो फिर खाना ज्यादा खा नहीं पाएगा, शुगर बढ़ेगा नहीं। और बहुत अच्छी बात बताई, और कुछ? अच्छा, ये मेटफॉर्मिन और ग्लिमेप्राइड दोनों सेम ही है, अलग अलग है? एक एक सेम है? अलग दोनों अलग क्या करती है दोनों? अच्छा, ये सबको पता है? कैसे मतलब? शुगर को कैसे कहूँ? मेटफॉर्मिन क्या करती है और वो ग्लिमेप्राइड क्या करती है? ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग है डायबिटीज में। ड्रग में दो इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आने वाली है। इसके अलावा जो भी मैं पढ़ाऊंगा 6 तरीके की ड्रग है, वो नहीं आएगी कभी, कभी नहीं आएगी, ये दो ही आएगी। बताओ देखिए, कुछ थोड़ा बहुत पता है तो? डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है बैठो, और अगर उसको लगता है डॉक्टर को कि इसको डायबिटीज हो रहा है, तो सीधा डॉक्टर ना तो कोई इंसुलिन स्टार्ट करता है ना ड्रग स्टार्ट करता है। पहले उसको डाइटरी एडवाइस देता है, ये देखो भाई ऐसी ऐसी डाइट को फॉलो करो और उसके बाद हमारे पास वापस आओ, कितना फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर एक्सरसाइज बता देंगे, नॉर्मल एक्सरसाइज करना होता है। आप एग्जाम में दो चीजें पढ़ के जाना, कभी भी आप नेक्स्ट पेपर देने जाओ, वैसे हम शाम को डिस्कस कर लेंगे। एक होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, एक होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जानते हो आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता है? ये सही का पेपर दे दिया, पता ही नहीं है। उससे पहले मैं 10 बार यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, फिर भी पता नहीं है। आइसोटोनिक एक आधी लाइन का ही है, ये आपके लिए होमवर्क है आज। आधी लाइन, आधे वर्ड का आंसर है, आधे वर्ड का। और जो चीजें सेम होती है वही पेपर में आती है। एक में टोन सेम है, एक में लेंथ सेम है। आइसोटोनिक का मतलब जिसमें टोन सेम है, आइसोमेट्रिक का मतलब जिसमें पावर सेम, ऐसा कुछ होता है। तो आप मैं बता दूंगा तुम कैसे पढ़ोगे, आपके होमवर्क। और ये सही इक्वेशन भी आया हुआ एज इट इज, व्हाट द मीनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ऐसे करके पेपर देख लेना चाहिए, तुम्हारे पास होगा, ऑफलाइन हुआ था। तो मैं क्यों पढ़ना? अरे सेम चीजें होती है वही पेपर में आती है, और जिस चीजों को पढ़ने में कंफ्यूजन होता है वही तो आता है। दोनों एक जैसी चीजें तो पेपर में आ सकती है, लेकिन कौन याद करे? तो डायबिटीज में क्या होता है कि अपन लोग ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करवाते, लेकिन मरीज की कैलोरी को बर्न करवाने के लिए माइल्ड टू मॉडरेट वॉकिंग, जॉगिंग। अच्छा, रनिंग में और जॉगिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, जैसे ये क्या है, जॉगिंग है? ये जॉगिंग है? वॉकिंग ये जॉगिंग है? क्या डिफरेंस है रनिंग में जॉगिंग में? जॉगिंग का मतलब होता है स्पीड, रनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैर जमीन पे रुकने नहीं चाहिए। स्पीड वॉकिंग वाली होनी चाहिए, मूवमेंट रनिंग वाला होना चाहिए, दैट इज जॉगिंग। स्पीड बहुत धीरे है, लेकिन फ्लेक्शन एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है। और रनिंग के अंदर तो नहीं होता है, स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड 6 किलोमीटर प्रति आवर से कम होगी, लेकिन एक्सटेंशन फ्लेक्शन ज्यादा होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जॉगिंग बोलते हैं। तो इसमें अंदर क्या होता है, जॉगिंग भी होता है, स्लाइड रनिंग भी होता है। आपने देखा होगा इंसुलिन जब हम किसी पेशेंट को लगाते हैं तो पहली चॉइस कहां पे लगाना चाहिए? ओनली पेरियम लाइकस। ये सब झूठ है बाकी, हाँ साइट खूब है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पे लगा सकते हैं जहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू है। लेकिन एग्जाम में आ जाए मोस्ट प्रिफरेबल साइट कौन सी है? पेरियम लाइकस। ऐसे क्यों? ये वाले साइड चेंज करने में यहाँ इतनी थाई बड़ी नहीं होती, इधर 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 भी चेंज हो सकती, कहीं पर भी हो सकती चेंज है। हाँ, वे भी बचा कौन है भाई, यहाँ 100 को वेरी गुड। हाँ, ओ माय गॉड, अम्लाइकस की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है। थाई का कोई कनेक्शन नहीं होता बॉडी के किसी पार्ट से? थाई अलग है क्या? इस अंगुली में दर्द होता है तो यहाँ दर्द नहीं होता? अरे भाई अंगुली कट जाए तो दर्द नहीं होता क्या? तो ऐसा क्या है? ये बोल रहे हैं कि अम्लाइकस का कनेक्शन होता है पूरी बॉडी से, बाकी किसी का नहीं होता। बाकी का नहीं होता। हाँ ट्रक हाँ। हाँ बताओ, जो मन में आए वो बोलना है, वो बताओ। एब्जॉर्प्शन पावर तेज होता है ना, ऐसे कह रहे हो? क्या क्या कहना चाह रहे हो, क्या दोबारा बैठ के कह दो, कोई ना, पता तो चले क्या कहना चाह रहे हो। कोई बात नहीं, होता है कई बार हम मुंह पे पड़ा लेकिन बोल नहीं पाते हम लोग, ऐसा होता है कई बार। कोशिश करो आराम से, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोच के बता देना। इंसुलिन पेरियम लाइकस क्यों लगाते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं लगाते? इंसुलिन लगाने के बाद में मसाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हॉट एप्लीकेशन देना चाहिए कि नहीं देना? नहीं देना चाहिए, ये दोनों बात तो चलो पता है। इससे क्या होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ज्यादा काम करने। तुरंत इंसुलिन का काम है, माना कि 30 मिनट में एक्ट करने वाली थी, वो 10 मिनट में एक्ट करेगी, तो जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस है। और कोई रीजन बताओ? इंसुलिन हम लगा रहे हैं पेशेंट के, तो पहले यहाँ लगाया, शाम वाली अगली नेक्स्ट डोज उसके 1 इंच गैप से लगाएंगे, उसकी अगली डोज उसके 1 इंच गैप से लगाएंगे। 1 इंच का मतलब क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट सेम जगह पे नहीं, वरना क्या हो सकती है, लिपोडिस्ट्रोफी या लिपोहाइपरट्रोफी हो सकता है। सेम जगह पे टिश्यू, फैट टिश्यू का डंपलिंग हो सकता है। डिस्ट्रोफी का मतलब है टिश्यू डेथ हो जाती है, और हाइपरट्रोफी का मतलब टिश्यू और ग्रोथ कर जाती है। कहीं पर डंपलिंग हो जाएगी, कहीं पर ग्रोथ कर जाएगी, कहीं पर डंपलिंग हो जाएगी, कहीं पर ग्रोथ कर जाएगी।
जाएगी, इसलिए इंसुलिन हम क्या करते हैं, चेंज करके लगाते हैं। अब हम बात करें सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज में, इसमें नंबर 1 पे आता है आपका डाइट। डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा-सा नॉर्मल डाइट के कंपैरिजन में कम कर देते हैं। हमारे सबके नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट 70% लेते हैं, इसमें 60% ले आते हैं। होती कोशिश 50 से 60 याद रखना है। 60 से भी पूछ ले तो 50 टू 60 और हम सबका होता है 60 टू 70 क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो थोड़ा-सा कम कर देते हैं। फैट थोड़ी-सी लेट एनर्जी देती है, इसलिए हम फैट को थोड़ा-सा 5% बढ़ा देते हैं। प्रोटीन सेम रखते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन को, अब मैं बेसिक इससे हट के एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारी डेली कैलोरी का कितना परसेंट प्रोटीन जाना चाहिए? डेली कैलोरी का कितना परसेंट प्रोटीन से कैलोरी मिलना चाहिए? ये कोई सवाल इसका आंसर नहीं दे पाएगा। जिसने रट रखा है वो कोई नहीं दे पाएगा। हमारी डेली कैलोरी का कितना परसेंट कैलोरी प्रोटीन से मिलना चाहिए, उसको कोएफिशिएंट एबिलिटी ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। कितना? ये 80 टू 20 कौन सा परसेंटेज है भाई? ये कौन सा परसेंटेज हुआ 80 टू 20? बताओ, देखिए कोई तो आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, आंसर आएगा। रटोगे नहीं आएगा। ये डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, मेरी नहीं है। एक अच्छा पर्सन जो सही काम करने वाला 60 किलो का है, उसको लगभग एवरेज 3000 कैलोरी लेना चाहिए। मैं रफली बताऊं तो कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? 3000 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि टोटल कैलोरी का कितना परसेंट कैलोरी प्रोटीन से मिलना चाहिए? अब तो आंसर दे दो। है, वो तो डाइट का पार्ट है। 15%, 15% हो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 15% का मतलब है 600 किलो कैलोरी, सॉरी 450 किलो कैलोरी। 450 किलो कैलोरी के लिए उसको खाना पड़ेगा रोजाना का कम से कम 120-30 ग्राम प्रोटीन। इतना तो कोई जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं खाया डेली। कितना? 240 किलो कैलोरी, वेरी गुड। तो कितना परसेंटेज हुआ? मेरा क्वेश्चन परसेंटेज में था। 3000 का 240 कितना परसेंटेज है? 8। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल डाइट का कितना परसेंट होना चाहिए, 15% डाइट का प्रोटीन होना चाहिए। टोटल डाइट का, टोटल कैलोरी का प्रोटीन कितना होना चाहिए? 8% होना चाहिए। 3000 किलो कैलोरी ले रहे हो तो 240 किलो कैलोरी प्रोटीन से मिलनी चाहिए, और 240 का मतलब 60 किलो का पर्सन है तो कितना ग्राम प्रोटीन खाएगा? 60। 60 किलो का पर्सन कितना ग्राम प्रोटीन खाएगा? 60। एक 1 ग्राम पर केजी डोज होती है कि नहीं होती? अरे प्रोटीन की डोज कितनी होती है? 1 ग्राम पर केजी। वेजिटेबल प्रोटीन की बात कर रहा हूं। एग थोड़ा सा कम खाओ, 0.83 खाओ तो भी चल जाता है। एग की डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन है 0.83 ग्राम पर केजी, और वेजिटेबल प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी। वेजिटेबल प्रोटीन 1 ग्राम, आपका जितना वजन है रोजाना का उतना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए आपको। 50 किलो है तो 50 ग्राम, 60 किलो है तो 60 ग्राम, 40 किलो है तो 40 ग्राम, 30 किलो है तो 30 ग्राम, जो भी आप जितना वजन है उतना खाना चाहिए। तो अगर आप 60 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो 1 ग्राम कितनी किलो कैलोरी देती है? तो 60 ग्राम कितनी देगी? 60 इंटू 4 कितना हुआ? 240। टोटल कैलोरी कितनी खाते हो पूरे दिन में? 3000। 3000 का 240 कितना हुआ? 8%। कितना हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन या कोएफिशिएंट एबिलिटी ऑफ द प्रोटीन। ये भी आ सकता है, कई बार आ जाए। तो अल्ट में 8% होना चाहिए, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। और पूछूंगा सवाल पर ज्यादा हो जाएगा, रहने दो आप, ज्यादा नहीं पूछता मैं। एग में कौन सा विटामिन नहीं होता? कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल होता है? होता है। एग को रेफरेंस प्रोटीन क्यों बोलते हैं? सवाल आने वाला इसलिए बोल रहा हूँ। आप जो भी डाइट लेते हो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है इस दुनिया में? सोयाबीन। 40 से 46, एवरेज पूछ ले तो 43%। 40 से 46 सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन। तो सोयाबीन को रेफरेंस प्रोटीन क्यों नहीं बोलते? देखो कि एक बंदा है जो 10 घंटे पढ़ता है, एक है जो 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन जो 10 घंटे पढ़ता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, याद नहीं रह पाता उसको। तो है तो पढ़ता तो 10 घंटा है वैसे, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन 50% ही होता है। टोटल प्रोटीन का कितना होता है? 50। एग में 14% ही प्रोटीन होता है ओनली। कितना परसेंट? ओनली 13-14% ही होता है, लेकिन होता है उसका 96% एनपीयू होता है इसका। कितना परसेंट एनपीयू होता है? एनपीयू कितना होता है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। 13% का 96% यूटिलाइज होगा। तो अगर आप सोचो कि अगर आपने 13 ग्राम प्रोटीन खाया उसमें लगभग 13 ग्राम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो किसी ने अगर 60 ग्राम खा लिया तो 60 ग्राम एब्जॉर्ब हो गया, लगभग पूरा का पूरा, एक आधा ग्राम छोड़ दो। इसीलिए एग को रेफरेंस का मतलब होता है कंप्लीट। ऐसा प्रोटीन जो सारी डिमांड पूरी कर देता है, वो रेफरेंस में सारी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, सब कुछ नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, उसको हम लोग रेफरेंस प्रोटीन बोलते हैं ना। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आ जाते हैं अपन डाइट पे। तो डाइट में कल पढ़ लिया था ना हमने ये तो। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ये बात बता दी थी क्या मैंने? बाकी छोटी मोटी वॉकिंग रनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब भी कीटोन प्रेजेंट हो तो एक्सरसाइज नहीं करनी। वेरी गुड, आगे बढ़ू। यहाँ तक हो गया था। तीसरा आएगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ओएचडी का मतलब क्या है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ये टाइप 2 में देते हैं, टाइप 1 में कभी नहीं देते हैं। टाइप 2 में देते हैं, टाइप 1 में नहीं देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। टाइप 1 में सीधा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इंसुलिन। ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? हेलो सर नमस्ते, कल की यूट्यूब क्लास बहुत अच्छी थी। अच्छा सही बताओ, कल ऐसे लग रहा था आप उछल के बाहर आ जाओगे। ये बोल रही है, एक लड़की बोल रही है, मैंने सोचा मेरी तरफ आ रहे हैं, नहीं मैं बोल रही है। मम्मी बोल रही है इतने जोर से क्या क्या पढ़ा रहे हैं, डर लग रहा है मुझे। स्त्री 2 में अचानक से डरावना सीन आ गया जैसे। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा था, है? ऐसा था? ऐसा कुछ नहीं। क्लास देखी इसका मतलब आप लोगों ने? सही लगी? कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग मुंह फुला के बोल रहे हैं क्या है? मत देखना, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना वो मत देखना, फायदा नहीं होगा। अब देखो जरा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग टाइप 2 में सबसे पहले है सल्फोनाइल यूरिया। देखो जो पेपर में दो ही आएगी, एक आएगी सल्फोनाइल यूरिया,
एक आएगी बिग्बेनाइट्स, दो ही ग्रुप पेपर में आएगी, इसके अलावा आएगी नहीं। बिल्कुल याद मत करना, ऐसे सोच लेना पड़ा ही नहीं था, पर मैं तो बताऊंगा, बड़े सोच लेना, नहीं बताया था। दो किसी हालत में मत बोलना है। पहली कौन सी है? सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया एक ग्रुप का नाम है, जैसे एंटीबायोटिक होता है, सिफोलोस्पोरिन नाम सुना होगा, मेट्रोलेट सुना होगा, है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स। वैसे ओरल हाइपोग्लाइसिमिक में सबसे फेमस ड्रग है, इसमें आती है ग्लिमाप्राइड, ग्लिटिजाइड्स, ऐसे तीन चार नाम है। ये क्या करती है, इस ड्रग के बारे में इतना याद रखना, ये इंसुलिन नहीं है, बट इंसुलिन जैसा काम करती है। ये क्या है? इंसुलिन नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा, जिसके पीछे गोगस लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है? देखो, मैं बताना तो बहुत कुछ चाह रहा था कल शाम को, लेकिन इतना था नहीं टाइम, जल्दी जल्दी क्लास भी तो खत्म करनी थी। उसमें भी आता है ये, सिलेबी ग्लैंड में भी गोगस आता है, बाइल में भी गोगस आता है, अब ये इंसुलिन में भी गोगस का मतलब है ऐसा कोई भी एजेंट जो सीक्रेशन को बढ़ाए उसको गोगस बोलते हैं। जैसे बीटा गोगस, इंसुलिन को बढ़ाने वाले एजेंट। जैसे कोलेडोगोगस, बाइल को बजा इंक्रीज करने वाले एजेंट। जैसे सिलेबरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सिलेबरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? साइलोगोगस, सिलेबरी सीक्रेशंस को बढ़ाने वाले कुछ एजेंट, जैसे पैरासिम्पैथेटिक। तो क्वेश्चन आ सकता है ना, कौन सा सिलेबरी गोगस है? तो गोगस का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। भाई जब आप आराम से बैठ रहे हो, खाना खाते हो, आ सकता है ना, कौन सा सिलेबरी सीक्रेशन कम करता है? एंटीकोलिन कम करता है। तो ये ड्रग क्या है? इंसुलिन सीक्रेटोगोगस, इंसुलिन के सीक्रेशन को क्या करती है? बढ़ाती है। कैसे बढ़ाएगी? बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगी। किसको स्टिमुलेट करेगी? ये आपको समझ में आएगा 4:30 बजे। कब आएगा? 4:30। जब इंसुलिन कैसे बना, कैसे काम करता है? ये सोडियम, ये बाय द क्लोज ऑफ एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, ये किसको ब्लॉक करती है? पोटेशियम। क्वेश्चन आ सकता है, ग्लिमेप्राइड जो सल्फोनाइल यूरिया ड्रग है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है? दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं यहां से, जो पोटेशियम चैनल होता है वो वोल्टेज सेंसिटिव होता है या एटीपी सेंसिटिव होता है? एटीपी सेंसिटिव होता है। ये दोनों बातें समझ में अभी नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं इंसुलिन का फंक्शन पढ़ाऊंगा तुरंत पल्ले पड़ जाएगी आपके। क्या बोल रहा हूँ? सल्फोनाइल यूरिया होती है जो सेम इंसुलिन जैसा काम करती है। इंसुलिन क्या करता है? एटीपी सेंसिटिव होता है और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, तो सेम ये इंसुलिन जैसा काम करती है। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये हाइपोग्लाइसीमिया करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। करेगी। भाई जो इंसुलिन जैसा काम करेगी वो हाइपोग्लाइसीमिया करेगी, क्योंकि ये बने हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको किसमें बदलती है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। जैसे एग्जांपल के ग्लिमेप्राइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड, ये करके जी से नाम स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं सल्फोनाइल यूरिया। इसमें खास नर्सिंग रोल है, अल्कोहल के साथ नहीं देते। चार पांच ड्रग है जो आपको पता है कि अल्कोहल के साथ नहीं देते। एक सिफोलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, नाम सुना सिफोलोस्पोरिन? मेरा आपसे पर्सनल निवेदन ये रहेगा कि सिफोलोस्पोरिन की 4 जनरेशन आ चुकी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हर एक जनरेशन की एक-एक ड्रग का नाम याद कर लेना, क्योंकि कल के दिन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कौन से ग्रुप की ड्रग है। तो सिफोलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है और उसकी 4 जनरेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले वाली थी सिफाडॉक्सिल, फिर सेकंड आई, फिर सेफ्ट्रिक्सोन आ गए, फिर सेफिपिम आ गया, फोर्थ जनरेशन। ऐसे करके आपको जनरेशन याद करनी है। और एक और पर्सनल सजेशन होगा फार्मा में मेरा, कि आप जब भी एंटीबायोटिक पढ़ो उसका एक वर्ड याद कर लेना, कौन सी एंटीबायोटिक क्या काम करती है। क्या काम का मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं, कौन सी डीएनए पे काम करती है, कौन सी फॉलिक एसिड पे, कौन सी सेल वॉल सिंथेसिस, कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, कौन सी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लिखी हुई है बुक में एज इट इज। कौन सी फॉलिक एसिड को सिंथेसिस करती है, कौन सी डीएनए को स्टिमुलेट करती है। तो चार नाम है। क्वेश्चन आता है, मैचिंग वाला आ सकता है, आया तो मैचिंग वाला आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ से। और वैसे हम 9 से पहले यूट्यूब पे ये चीजें सारी आ जाएगी हमारे सामने, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक चलूंगा तो कहीं ना कहीं से चीजें लेके चलूंगा। जब कोई भी चीज पढ़ाने आते हैं ना, तो हम बड़ा सोच समझ के देख के आते हैं कि इस टॉपिक में क्या आता है, यहाँ से स्टार्ट करो, हाँ हो गया, हाँ हो गया, हाँ हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपके सब कवर हो जाते हैं, फिर एग्जामिनर भी सोचेगा मैं कहाँ से पूछूं, फिर वो कई बार पूछता नहीं है, छोड़ देता है ऐसे। अवॉइड एल्कोहल, एल्कोहल नहीं लेना है। ले लोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन क्या होता है हम अभी बात करेंगे, मेटफॉर्मिन पढ़ाने के बाद बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें भी वही है। मेट्रोजिल, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया और सिफोलोस्पोरिन, ये चारों ड्रग अल्कोहल के साथ नहीं लेते। मेट्रोजिल, सिफोलोस्पोरिन ग्रुप, सल्फोनाइल यूरिया और मेटफॉर्मिन, ये चारों ड्रग लेते हैं तो अल्कोहल नहीं लेना है। हालांकि नहीं लेना है, बट फिर इसके बाद पक्का ही नहीं लेना है। आगे समझ में? ये इतना लिख गया, बोलो ना कुछ, लिख दिया इतना? नहीं सर, तो फिर क्या है? अल्कोहल की एंटी क्रेविंग ड्रग का नाम बताना। है कौन सी ड्रग एंटी क्रेविंग है? क्या डाइसल्फिराम है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या ना ये डाइसल्फिराम है? है क्या? क्या डाइसल्फिराम एंटी क्रेविंग ड्रग है क्या? एंटी क्रेविंग का मतलब क्या होता है? मन नहीं करना, ये वो तो अनप्लीजेंट रिएक्शन है। अच्छा, डाइसल्फिराम रिएक्शन कौन सी थेरेपी है? कौन सी थेरेपी है? कौन सी थेरेपी है? कुछ तो बोलो। हाँ तो जोर से बोलो ना, मेरे को आवाज नहीं आती। एवर्जन थेरेपी, एवर्जन का मतलब क्या होता है? एवर्जन का मतलब क्या होता है? किसी को पेन देके, दुख देके ड्रग को छुड़वाना, एल्कोहल को छुड़वाना, एवर्जन थेरेपी कहलाता है। अनप्लीजेंट सेंसेशन देके कोई अब्यूज को बंद करवाना क्या कहलाता है? एवर्जन थेरेपी कहलाता है। तो इसमें मरीज को तकलीफ होगी ना, तो एवर्जन थेरेपी हुआ। ठीक है। एंटी क्रेविंग का मतलब है वो लेने के बाद आपको पीने का मन ही नहीं करेगा, उसको बोलते हैं एंटी क्रेविंग। कौन कौन सी है? तो हाँ, नाइट्रेक्सोन एंड एकाम्प्रोस्टेट, नाइट्रेक्सोन एंड एकाम्प्रोस्टेट, इससे मन नहीं करेगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अल्कोहल छोड़ दिया, उसके 48 घंटे बाद में मरीज को ट्रेमर आएंगे, रम फिट्स आएंगे, गुस्सा आएगा, उसके लिए अपन लोग एक विड्रॉल की ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, उसका क्या नाम है?
एक उधर से आंसर आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा है। और इसको नॉर्सेट की डिमांड है, ये नॉर्सेट की डिमांड है इस क्वेश्चन की विड्रॉल सिम्टम की ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरडाइजेपॉक्साइड। क्या नाम है? क्लोरडाइजेपॉक्साइड। क्या नाम है? क्लोरडाइजे, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में लिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब तो याद आया, लिब्रियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेरा सवाल ये है, ये कौन से ग्रुप की ड्रग है? ये साइकेट्रिक है, कोई ग्रुप की ड्रग है? क्लोरडाइजेपॉक्साइड एक साइकेट्रिक के ग्रुप की ड्रग है। कौन सी? क्या ये एंटीसाइकोटिक है? क्या ये एंटी डिप्रेसेंट है? क्या ये एंटीमेनिक है? क्या ये मेजर ट्रैंकुलाइजर है? क्या ये थाइमोलाइटिक है? क्या ये D2 ब्लॉकर है? क्या ये मूड डिस्ट्रक्टेंट है? क्या ये हिप्नोटिक्स है? क्या ये सेडेटिव है? क्या ये माइनर ट्रैंकुलाइजर है? क्या ये एंटी एंजाइटी ड्रग है? यस, ये लास्ट वाली चारों बातें सही है। ये माइनर ट्रैंकुलाइजर है, इसी को सेडेटिव बोलते हैं, इसी को हिप्नोटिक्स बोलते हैं, और इसी को एंजियोलाइटिक बोलते हैं। एक ही है ये चारों का मीनिंग, एंजियोलाइटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक, माइनर ट्रैंकुलाइजर। मेजर ट्रैंकुलाइजर किसको बोलते हैं? एंटीसाइकोटिक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके गुड। बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग है, कौन सी है ये? हाँ, नहीं, इंसुलिन काम नहीं कर रहा, ये आर्टिफिशियल हुआ ना ड्रग हुई है। ये कैसे अलग काम करेगी, ये मैं आपको इंसुलिन के फंक्शन बताऊंगा कि ये चैनल को कैसे ब्लॉक करती है। इसका काम कुछ और है, इसका मैं जब ड्रग पढ़ाऊंगा ना आपको इंसुलिन, तब समझ में आएगा। दूसरी है बिगवेनाइट्स। क्या नाम है? बिगवेनाइट्स का एग्जांपल क्या है? मेटफॉर्मिन। क्या है? मेटफॉर्मिन। बिगवेनाइट्स ग्रुप का नाम है, और ड्रग का नाम क्या है? मेटफॉर्मिन। क्या नाम है? मेटफॉर्मिन। इस ये ड्रग क्या है, देखो प्लीज ध्यान देना, ये ड्रग हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, फिर भी डायबिटीज में देते हैं। इसीलिए ये ड्रग शाम को भी देते हैं, सुबह भी देते हैं, खूब देते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों नहीं करती? ये क्या करती है, देखो इधर आओ। ये हाइपोग्लाइसीमिया कैसे नहीं करती? इसका एक रीजन है, वो तो 100% करती है, ये नहीं करती कैसे देखना। रिड्यूस रेट ऑफ एंडोजेनस ग्लूकोज प्रोडक्शंस। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली लीवर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनता है नॉर्मली, नॉर्मली भी तो बनता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं। तो ये क्या करती है, लीवर को बोलती है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मत बना, बने हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलती। जो आपने खाना खाया है ना, उसको ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हुआ, लेकिन नया ग्लूकोज नहीं बनने देगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी बॉडी में अंदर जो है ना ग्लाइकोजन, उससे ग्लूकोज नहीं बनने दे रही है। जो ऑलरेडी हमने खाना खा लिया है, जो हम खाते हैं, उसको ग्लाइकोजन में नहीं बदलती, बस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज नहीं बनने देती। एंडोजेनस का मतलब क्या है, अंदर बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन है, उससे ग्लूकोज प्रोडक्शन को धीरे करवाती है, स्लो करवाती है, इसीलिए ये कभी ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती। अब बाहर से कुछ भी नहीं खाओगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो बात अलग है, बाकी राइट ले रहे हो थोड़ी बहुत, तो कभी हाइपोग्लाइसीमिया ऐसे नहीं होता। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कम करती है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने को कम करती है। इसका मोस्ट देखो दो साइड इफेक्ट है इसके, एक तो मोस्ट कॉमन, एक है मोस्ट सीरियस एडवर्स। मोस्ट कॉमन तो होता है डायरिया, मोस्ट कॉमन क्या है? डायरिया। मोस्ट सीरियस है लैक्टिक एसिडोसिस। क्या है? लैक्टिक एसिडोसिस, याद रखना है। मेटफॉर्मिन का मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट क्या है? अब इसमें एक नर्सिंग रोल है जो बहुत काम का है, कोई बता सकता है? वो तो मैम बता रही है, उसके अलावा कोई? इधर से ये मैम बताने वाली थी, नहीं बता रही है। एक वो बताने वाली है, उसके अलावा कोई आप बताने वाले हो? है? कैंसर सर्जरी, कैंसर, एक्सरे, समझा नहीं, एक्सरसाइज, और कोई बताओ? है? और कोई खास? क्या? हाँ, ये है मोस्ट नर्सिंग रोल। किसी भी कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन, हमारे नाम सुना है? सिटी स्कैन नाम सुना है? दो टाइप के होते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट। नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है फोटो, नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है पेशेंट को सुलाया, फोटो ले लिया बस। एक्सरे में फोटो लेते हैं, सीटी में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, एमआरआई में मैग्नेटिक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, और पेट स्कैन में स्ट्रक्चरल फंक्शनल सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो पेट स्कैन हाईली स्पेसिफाइड, पेट से नीचे आता है एमआरआई, एमआरआई से नीचे आता है सीटी, सीटी के नीचे आता है एक्सरे। एक्सरे इज द फोटो, आप क्लास में बैठे हो, आपका फोटो ले लिया, दैट इज एक्सरे। एक्सरे भी दो टाइप का, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, अब रंगीन आता है, डिजिटल होता है, ठीक है। एक्सरे इज फोटो। अब आपका एक रील बना दी 20 सेकंड की, ये होगी सिटी स्कैन। ये क्या होगी? सिटी स्कैन। फिर आप बैठे हो, आपके नोट्सबुक की और साथ में रील बना दी कि आप कैसे कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब सिटी के साथ में कुछ और फंक्शन ऐड कर दिया, एमआरआई। फिर आपके अंदर घुस के माइंड में, अच्छा ये कैसे कैसे तारे काम कर रही है, दैट्स पैट स्कैन हो गया। तो एडवांस हो गया, समझ में आ रही बात? तो जब देखो सिटी भी दो टाइप की होती है, एमआरआई भी दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट, आप पढ़ते हो एनसीसीटी, एक पढ़ते हो सीईसीटी। नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब हम कुछ ड्रग नहीं देंगे, कोई ड्रग, मरीज को सुलाया, वीडियो रिकॉर्डिंग करी, फोटो लिया, मरीज को बाहर निकाला। कॉन्ट्रास्ट में क्या करते हैं, कैनुला लगाते हैं बड़ा अच्छा वाला, बड़े गॉज का। पेशेंट को आयोडीन कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन। कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं? वो लगा देते हैं। कॉन्ट्रास्ट की सबसे खास बात क्या होती है, जहां पर इंफेक्शन है, या जहां पर ट्यूमर है, या जहां पर ट्रॉमा है, वहां पर वो जाके रुक जाता है, और फिर हम ले लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो थोड़ी इमेजिंग और क्लियर हो जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो कॉन्ट्रास्ट देने के बाद में हमारा मेन रोल क्या है? फ्लूइड देके कॉन्ट्रास्ट को बाहर निकालना। और जिस किसी पर्सन में किडनी फंक्शन काम नहीं करता, उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं देते। आपको पता होगा ये बात, कभी भी किडनी फंक्शन काम नहीं करता, उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं देते। तो मेटफॉर्मिन क्या करती है, वैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है, वैसे ही लैक्टिक एसिडोसिस करती है, लैक्टिक एसिड बनाती है। और जिस किसी पर्सन को कॉन्ट्रास्ट दे दिया और मेटफॉर्मिन चल रही है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के फुल चांसेस है, क्योंकि किडनी से कॉन्ट्रास्ट बाहर नहीं निकलेगा, तो H प्लस अंदर रह जाएगा, और H प्लस बॉडी के अंदर रह गया, और मैंने एक दिन बताया H प्लस ज्यादा पीएच, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और सीवियर हो जाएगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो जब भी किसी पेशेंट को मेटफॉर्मिन चल रही है तो कॉन्ट्रास्ट नहीं करना, तो कॉन्ट्रास्ट करना जरूरी है, तो क्या करेंगे? पहले 24 से 48 घंटे पहले बंद कर देते हैं, और 24 से 48 घंटे बाद स्टार्ट करते हैं। एक से दो दिन पहले बंद करना है, एक से दो दिन बाद स्टार्ट करना है मेटफॉर्मिन। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्या पहले बंद करना है, बाद में स्टार्ट करना है, कॉन्ट्रास्ट वाले दिन यूज नहीं करना है। तो जब भी कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो हमारा नर्सिंग रोल क्या है? फ्लूइड देना होता है। किडनी फेलियर के पेशेंट में नहीं देते। कभी भी कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो तीन चीज की एलर्जी चेक करते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? सी फूड, आयोडीन, सेलफिश। सेलफिश, सी फूड, आयोडीन, इसकी एलर्जी चेक करते हैं। सही बात है?
एंटीडोट क्या होता है, सॉरी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है सीवियर, तो बेड साइड कौन सा इंजेक्शन रखना चाहिए? कभी भी कॉन्ट्रास्ट लगाते हो तो बेड साइड कौन सा इंजेक्शन रखना चाहिए? एपिनेफ्रिन। कौन सा? कौन सा? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का मतलब एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन किसका दूसरा नाम है? एड्रेनालिन का दूसरा नाम है, एड्रेनालिन रखना चाहिए। एडल्ट में डाइल्यूटेड या नॉन डाइल्यूटेड? एडल्ट में 1:1000, इसको बोलते हैं नॉन डाइल्यूटेड, ये कोई डाइल्यूटेड नहीं होता। एडल्ट में 1:1000 है ना, अनडाइल्यूटेड हुआ ना, तो नॉन डाइल्यूटेड हुआ। एड्रेनालिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन इज टाइप 1 रिएक्शंस। टाइप रिएक्शन के टाइप पढ़े आपने? नहीं पढ़े। कितने टाइप का रिएक्शन होता है? 4, 1 2 3 4। पहला इमीडिएट, बी सेल की वजह से मास्ट सेल बनता है, टाइप 1। टाइप 2 एंटीजन एंटीबॉडी साइटोटॉक्सिक, कौन सा? हेमोलाइटिक रिएक्शन। टाइप 3 एंटीजन एंटीबॉडी का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में होता है। कोई दो डिजीज के नाम बताओ टाइप 3 के, एग्जाम में आएगा। टाइप 3 रिएक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस इन द कमिंग एग्जाम। कोई दो डिजीज, फेमस डिजीज जो मैं सुनना चाहता हूं, कोई फेमस डिजीज जो मैं सुनना चाहता हूं, सीरम सिकनेस और आर्थस रिएक्शन। कौन सी नाम याद रखना है? सीरम सिकनेस और आर्थस रिएक्शन में दो कंडीशन होती है, इसमें कौन से टाइप का रिएक्शन होता है? थर्ड टाइप का रिएक्शन होता है। और एटोपिक डर्मेटाइटिस में कौन से टाइप का रिएक्शन होता है? फोर्थ। बताइए, फोर्थ टाइप का रिएक्शन क्रोनिक है क्या एक्यूट है? क्रोनिक है, तो इसमें बी सेल अफेक्ट होगी कि टी सेल अफेक्ट होगी? इमीडिएट में बी सेल होती है, लेट में टी सेल होती है। लेट में, अरे एड्स एक्यूट बीमारी क्रोनिक, अरे क्रोनिक है एड्स, बहुत लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, सिम्टम आने में 10 साल लग जाते हैं। तो एड्स में कौन सी सेल अफेक्ट होती है, टी या बी? टी। टी सेल अफेक्ट होती है एड्स में, बी सेल बाद में होती होगी। मोस्ट कॉमनली टी सेल अफेक्ट होती है, तो टाइप 4 में टी सेल। ये देखो कितनी चीजें हैं, तुम्हें याद ही नहीं कुछ। इसमें भी क्या ध्यान रखना है? हार्ट फेलियर में नहीं देते, रिनल फेलियर में नहीं देते, कोई भी कॉन्ट्रास्ट यूज करने से पहले बंद कर देते हैं, और अल्कोहल को क्या करना है? अवॉइड करना है। रिनल फेलियर में क्यों नहीं देते? क्योंकि H+ बाहर नहीं निकलेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है ना। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन याद होना चाहिए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 लिखना बस। जल्दी करो भाई। तो कल नोट्स बनाए आपने? बना दिए? साथ साथ में, साथ साथ में बना दिए? ऐसे कैसे बना दिए साथ साथ में? ऐसे कैसे बना दिए रे? हैं? इतने होशियार हो, इतने होशियार हो गए तुम। आगे बढ़े, बोलो। अच्छा, ये डाइसल्फिरम रिएक्शन वाली बात तो बताई नहीं, आगे बढ़ू? बोल तो जाओ। डन। देखो जाओ, ये है अल्कोहल। अल्कोहल शाम को ही पीते हैं या दिन में? शाम को। शाम को ही पीते हैं। अल्कोहल के साथ में कुछ स्नैक्स चाहिए होता है ना भाई, ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि ऐसा स्नैक्स चाहिए होता है, मैंने फोटो वोटो में देखा है। तो अल्कोहल ग्लास में डाला, एक कोई बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा था, बहुत ज्यादा पी रहा था, वो मानता ही नहीं था, किसी की बात नहीं मानता, वो कहता प्लीज आज, बस आज आज मेरे को छोड़ दो। का किसी ने उसको बोला कि बेवकूफ, अल्कोहल पीने वाले नरक में जाएंगे। उसने कहा अल्कोहल पीने वाले नरक में जाएंगे? सच में? तो ये अल्कोहल बेचने वाला, ये भी नरक जाएगा। तो इसके सामने जो ये एग वैग बेचता है, नमकीन वगैरह बेचता है, ये भी। तो ये स्नैक्स चने मसाले वाला, ये। तो ये जो नाचती है वो, ये भी नरक में जाएगी। तो बेवकूफ, फिर वो नरक का हुआ, फिर तो वो स्वर्ग हुआ। ये सारे और मैं वही वहां रहेंगे, तो फिर ये नरक थोड़ी हुआ। तो वो कौन सा हुआ? हमारे क्या है, मैं जैसे काम करता हूँ आईसीयू में, एक दिन हम बैठे थे नाइट ड्यूटी में, 3 4 दिन पहले की बात है, हम 15 20 स्टाफ बैठे, उस दिन नाइट में 14 15 स्टाफ थे, डॉक्टर 5 7। सारे डॉक्टर में एक डॉक्टर हिटलर होता है। तो पता है, कोई भी एक ऐसा होता है जो आदर्शवादी व्यक्ति होता है, और नर्सिंग ऑफिसर सारों में एक होता है आदर्शवादी, अंदर से वो भी कमी नहीं होता है, बट लोगों की नजरों में वो क्या होता है? आदर्शवादी बनता है, ऐसे बराबर टाइम से जाना, ऐसे किसी को नमस्कार कुछ मतलब एक का। भाई मैंने एक लिस्ट लिया, मैंने कहा चलो भाई आज हम लिस्ट बना रहे हैं, एक तरफ देखते हैं स्वर्ग, एक तरफ देखते हैं नरक। स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहेगा, नरक में कौन कौन जाना चाहेगा? तो कौन लिस्ट बना, मैं बना रहा हूँ, बताओ आप नाम बताओ। तो उसने बोला मैं बताओ स्वर्ग में कौन कौन है, मैंने 2 नाम दिए, मैंने कहा स्वर्ग में ये 2 है। जिसको भी पूछा उसने अपना नाम नरक में लिखो, अपना नाम नरक में लिखो, अपना नरक में होगी लिस्ट 25 जनों की, वो क्या अपना नरक भी स्वर्ग जैसा होगा। अपने परेशानी इन 2 लोगों से थी, ये हमारे साथ नहीं है भाई, इनकी वजह से हमें दिक्कत थी, ये हमारे साथ नहीं है। पोजीशन चेंज नहीं की, ओरल केयर नहीं की, हमारी खुद की पोजीशन चेंज हम रात में नहीं करते। एक दिन हमारे ने बोला, एक पेशेंट था, अरे मुक्तियार यार पोजीशन चेंज नहीं की, मैंने कहा मेरी खुद की पोजीशन चेंज बराबर टाइम से नहीं होती, तुम बोलो पोजीशन चेंज नहीं की, कैसे करे भाई पोजीशन चेंज, रुक जाओ ना थोड़ा बहुत, हम तो खुद तो ऐसे ही सो के आए हैं। होते कुछ कुछ होते हैं, नहीं होते, बहुत आइडियल पर्सन होते हैं, उनको सब परफेक्शन चाहिए होता है, बराबर एकदम, बेड में रिंकल्स आ गए, बेड शीट में रिंकल्स आ गए, मैंने कहा हमारे घर में बेड शीट ही नहीं है, हम ऐसे ही उसके ऊपर सोते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गद्दा भी नहीं हो, ऐसा बेसिक होता है वो, मैं तो एकदम ऐसे सोता, मैंने बेड शीट ही नहीं है, और तुम बोलते हो कि रिंकल्ट आ गए रिंकल्ट किसी बात। एक बंदा जो बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा था, वो किसी की बात नहीं मानता, उसको कोई भी बोलो कल कल से बंद करेंगे, आज आधी बोतल तुम खाली करो, आधी मैं करूं, कल से अपन लोग फेंक देंगे। लेकिन वो अपनी जो भी पार्टनर थी, जो भी वाइफ बोलो गर्लफ्रेंड कुछ भी बोलो, उसकी बात मानता था, उसकी बात कभी नहीं टालता था, उसको तो भाई बहुत ज्यादा मानता था। तो वो परेशान होगी, वो क्या करूंगी, तो मानता ही नहीं, वो गई एक डॉक्टर के पास, किसके पास गई? डॉक्टर आदर्शवादी था बहुत, वो खुद भी पीता था बेवकूफ, बट वो पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करता था। तो डॉक्टर ने एक गोली दी, गोली समझते हो, टेबलेट, उसका नाम था डाइसल्फिराम। एक गोली होती है 250 से 500 mg के अराउंड आती है, 30 मिनट में अपना काम करना शुरू करती है, ठीक है ठीक है। तो वो गोली दे दी, उसको बोला ये गोली अल्कोहल लेने के 30 मिनट पहले लेनी है,
तो दूं कैसे? तो तेरी बात मानता है, अरे मेरे को तो सबसे ज्यादा मानता है, मैं जहां कहूं वहीं कदम रखता है, अल्कोहल के अलावा सब बातें मानता है मेरी, बस ये एक चीज नहीं मानता। तो क्या करना है? तो कि तू इसको जैसे तैसे पीने के आधा घंटे पहले उसके स्टोमक पे पहुंचा देना बस। बाकी उसने डॉक्टर ने एक गलती की, पूरी बात नहीं बताई, इससे काम तमाम भी हो सकता है, उसने बताया नहीं। हाँ होता है, इससे डेथ भी तो हो सकती है, सीवियर हुआ, डिहाइड्रेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, जान भी जा सकती है, टेकिकार्डिया फेल भी हो सकता है, ध्यान नहीं दिया तो डॉक्टर ने कहा गोली, जैसे उसने उस दिन शाम को मस्त जूस बनाया, बढ़िया शेक बनाया कि लो जी सुनो जी आज शेक पियो, उसने कहा रोजाना तो नहीं पिलाती, आज कैसे पिलाती, लेकिन लेडी चाहे तो जहर पिला दे। वो क्या है, वो ऐसा उसने जादू टोना करके ले घोल के टैबलेट पिला दिया, तुम नहीं पियोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे तो किसका मानोगे? हाँ अच्छा नहीं मानोगे, चलो मैं पिला ही नहीं रही, गुस्सा यार, गुस्सा सहन कर सकता है इंसान, तो उसने जैसे तैसे इसको पिला दिया। अब उसका टाइम हो गया, वो पीने बैठा, डाई सल्फ्यूराम अंदर गई हुई, डाई सल्फ्यूराम अंदर गई हुई, उसने ले ली एथेनॉल, क्या ले ली? पीने वाले अल्कोहल को क्या बोलते हैं? एथेनॉल। मेथनॉल नहीं पीते, वो जहरीली होती है। एथेनॉल अपन जो मार्केट में बिकती है वो कौन सी होती है? एथेनॉल होती है। डाई सल्फ्यूराम अल्कोहल गई, 30 मिनट में नाक लपेटा ले, 30 मिनट में क्या होने लग गया? उसको सर चकरा रहा है, हेडेक हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है। उसने बोला आज क्या हो गया? उसने कहा मैं जूस लेके आई थी, शायद जूस की वजह से तो नहीं होगा, जूस तो मैंने भी पिया है। हाँ यार जूस तो तूने भी पिया है, तो उसने कहा, चलो आज कोई गैस्ट्राइटिस हुआ होगा। अगले दिन फिर वही बात, तीसरे दिन फिर वही बात, चौथे दिन फिर वही बात। उसने बोला लगता है कि तुम्हें अल्कोहल सूट नहीं कर रहा है, लेकिन इस चक्कर में ये नहीं हो, डॉक्टर ने बोला एक गोली दो, उसने बोला मैं आज ही छुड़वा देती हूँ, किसी ने दो टिका दी, जूस में तीन, पेशेंट की हालत खराब हो गया, हार्ट फेल हो गया, डेथ भी तो हो सकती है इसमें। और आप भी किसी को छुड़वाओ तो बड़ा सोच समझ के छुड़वाना, उसके वाइटल वाइटल चेक करते रहना, वरना काम बिगड़ सकता है। ठीक है, मैं इसका मतलब ये है कि सिम्टम्स आएंगे, मरीज इरिटेट होगा, 4-5 दिन बाद बोलेगा यार मेरे को लगता है अब ये सूट नहीं कर रही है, तो मुझे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इसके विड्रॉल सिम्टम तो आएंगे, क्योंकि जब भी अल्कोहल लेते हैं तो कौन सा मार्कर चेक करते हैं? जीजीटी मार्कर चेक करते हैं। क्या फुल फॉर्म होता है जीजीटी का? किसी को नहीं पता है? तीसरी जीजीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया में कितना परसेंटेज अल्कोहल लिमिट एक्सेप्टेबल ड्राइविंग कर सकते हो? 30। वो कौन सा मार्कर होता है? जीजीटी होता है वो मार्कर, गामा ग्लूटिल ट्रांसफरेंस, गामा ग्लूटिल ट्रांसफरेंस, थायोजोलिडोन। तीसरे ग्रुप का नाम क्या है? थायोजोलिडोन। ये पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को इंप्रूव करती है, जैसे रोजिग्लूटाजोन, पायोग्लूटाजोन। साइड इफेक्ट ये हेपेटोटॉक्सिक है और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। तीसरी ड्रग हो गई। जल्दी देखो देखें। हाँ जी मैम, ये क्या है? इतनी बड़ी एक ही है, अंदर अंदर लगा इसमें। चॉकलेट का नाम है बंटी, बंटी चॉकलेट है ये, बंटी खा सकता है सिर्फ, एक शुडो बंटी है तो मस्त है। और क्या हाल है? सही है। अब 20 दिन पढ़ते हैं ना, मैं शाम को मस्त मस्त टॉपिक लेके आऊंगा, आप पढ़ोगे तो, आप इंटरेस्ट दिखाओगे ना, तो देखना आप हर 2 दिन में एक सिस्टम पूरा करेंगे। और सबसे पहले मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ। जल्दी लिखो प्लीज। हो गया? हो गया क्या? अरे यार चॉकलेट में मुझे डाउट लगा, अंदर में कुछ मिलाया हुआ है? देखो अंदर से व्हाइट है, बाहर से काला है, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ हो जाए तो भाई देख लेना, कैमरा है, चीज तो है। क्या हुआ? कुछ लोगों को जलन हो रही है, मुझे क्यों नहीं खिला रहे? मैं नहीं खिला रहा। हाँ, नसीब वालों को मिलती है ना, ये एक तसल्ली है और कुछ नहीं है। नसीब, ऊपर वाला ने ये नसीब वर्ड ऐसे लगा रखा है कि कोई भी चीज जब नहीं मिलती तो नसीब का बहाना देकर छोड़ दी जाती है। जल्दी करो। हो गया? हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ड्रग का नाम क्या है? वॉग्लीबोस। जिसके पीछे बोस लग जाए वो एक ग्रुप है। जल्दी करो, पहले लिखो फिर समझाता हूँ। दो इंपॉर्टेंट थी, फटाफट प्लीज। देखो, एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं ग्लूकोसाइडेज, इंटेस्टाइन में होता है, नाम क्या है? ग्लूकोसाइडेज। उनको ये क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। इसीलिए जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, उसका डाइजेशन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। उसकी वजह से डाइजेशन स्लो होगा तो ग्लूकोज जल्दी बनेगा नहीं, लेट बनेगा। उस ड्रग का नाम है वॉग्लीबोस, जिसके पीछे बोस लग जाए। उसमें गिव विद फर्स्ट बाइट ऑफ मिल्क, खाने के जस्ट स्टार्ट करते टाइम पहली बाइट के साथ। ये इंसुलिन प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं करती, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये बने हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलती है। तो जो ड्रग बने हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी जब तक हाइपोग्लाइसीमिया एक्टिव होने के कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़े। बैठो मैं,
बैठ जाऊं थोड़ा सारे ओले चलो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो हो गया यस सर आगे बढ़ो सर डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज इनहिबिटर दैट इज डीपीपी इनहिबिटर ये ड्रग क्या होती है ब्रेकडाउन ऑफ जीएलपी 1 एंड 2 डाइपेप्टाइड प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ जीएलपी 1 नाम है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड देखो नाम तो है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड लेकिन उसके ब्रेकडाउन को रोकती है ये ड्रग और जीएलपी होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है देखो नाम क्या है जीएलपी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड काम क्या करना चाहिए ग्लूकागोन जैसा तो अपोजिट होता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड ब्लड शुगर लेवल को कम करता है तो जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है उसको इनहिबिट कर देती है ड्रग जैसे एग्जांपल के लिए वीडाग्लिप्टिन किसी ने डायबिटीज पेशेंट देखा है उसमें नाम सुना वीडाग्लिप्टिन सीटाग्लिप्टिन ये ड्रग है वो वीडाग्लिप्टिन और सीटाग्लिप्टिन किसी ने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट देखा होगा उसकी ये ड्रग चल रही है एक आधी और है इंपॉर्टेंट पहले वाली दो ही है उसके अलावा मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ याद करो या मत करो मेरे हिसाब से मत करो बाकी आपकी मर्जी हरी इच्छा प्रबल है ना आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे हम सुनो रे ह्यूमन एमाइलिन एक सिंथेटिक इंसुलिन जैसे ऐसी कोई ड्रग होती है जो सिंथेटिक एमाइलिन जैसा काम करती है जैसे सिमलिन नाम ही ऐसा है सिमलिन ये क्या करती है आपने एक नाम सुना गैस्ट्रिक पैरासिस क्या होता है कौन बताएगा ये गैस्ट्रिक पैरासिस को डिक्रीज करती है किसको डिक्रीज करती है सॉरी गैस्ट्रिक पैरासिस ही करती है डिक्रीज क्या करती है गैस्ट्रिक पैरासिस ही करती है गैस्ट्रिक पैरासिस क्या होता है अच्छा आपको पैरास्थीसिया का मीनिंग पता है क्या होता है पैरास्थीसिया डिक्रीज सेंसेशन क्या होता है डिक्रीज गैस्ट्रिक सेंसेशन जब हमारा स्टोमक जो 2 घंटे में खाली होना चाहिए वो 3 घंटे ले रहा है 3 में होना चाहिए वो 3.5 ले रहा है डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटी इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पैरासिस तो क्या बोल दूं डिले या डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटी तो हम जो भी खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन धीरे करती है तो एब्जॉर्प्शन धीरे करेगी तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा धीरे होगा धीरे होगा तो ग्लूकोज जल्दी बनेगा लेट बनेगा तो ग्लूकोज लेट बनेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा कि नहीं होगा लेट होगा इतना जल्दी नहीं हो पाएगा इसका नाम है सिमलिन नेक्स्ट आगे बढ़ो आगे बढ़ो इंक्रेटिन मिमेटिक्स क्या नहीं लिखा खत्म हो गई ड्रग है ज्यादा कुछ है ही नहीं खत्म खत्म नेक्स्ट इनक्रेटिन मिमेटिक्स ड्रग का नाम है एक्सेंटाइड नाम क्या है इनक्रेटिन मिमेटिक्स इनक्रेटिन जैसा काम करते हैं हमारी जीआईटी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इनक्रेटिन इनक्रेटिन एक एंजाइम नहीं है ग्रुप ऑफ एंजाइम है उसका मतलब होता है जो भी आप खाना खाते हो जो ही आपने खाना खाया आपके खाने में से ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलने का काम करता है लोकल जीआईटी हार्मोन एक तो ये इनक्रेटिन जैसा काम करती है एक ड्रग उसका नाम है एक्सेंटाइड ये भी आपने कहीं कहीं देखा होगा और सबसे लास्ट हो गई सबसे लास्ट मैग्नेटिनाइड्स स्टिमुलेट बीटा सेल टू सीक्रेट इंसुलिन गिव विद मील ये और सल्फोनाइल यूरिया दोनों इंसुलिन सीक्रेशन को स्टिमुलेट करती है जिसका नाम है मैग्नेटिनाइड्स ड्रग का नाम यही है जो एक नंबर पे लिखवाई थी और ये दोनों इंसुलिन की बीटा सेल को स्टिमुलेट करती है ड्रग खत्म डाइट हो गई एक्सरसाइज हो गई ड्रग हो गई अब आएगी इंसुलिन अब आएगी इंसुलिन चलो हो गया डन मैम क्या हो गया हंसी आ रही इसने कुछ बोला है आपने कुछ बोला दोनों को मुर्गा बना दो बेंच पे ये क्या लिखा है इंसुलिन कौन सी डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस है सिंथेसिस सीक्रेशंस एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन कैसे इसका इंसुलिन बनता है हमारी बॉडी में कैसे सीक्रेशन होता है और कैसे रिलीज होता है क्या ये आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात T3 T4 कैसे बनता है ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन उसका एंड रिजल्ट है वो पेपर में आ सकता है कि भाई किस कौन सा किसके साथ मिलता है तो T3 बनता है कौन किसके साथ मिलता है तो T4 बनता है ये पेपर में कभी नहीं आएगा कभी इसका सिंथेसिस कैसे होता है इसका सीक्रेशन कैसे होता है इतना पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है तो लास्ट वाली 2-4 बातें आपको याद रखनी है लेकिन लास्ट वाली 2-4 बातें तभी याद रहेगी जब आपको मैकेनिज्म पता होगा और अगर आप रख सकते हो 2-4 बातें तो मत याद दो आंखें बंद करके सो जाओ मेरा क्या करना लेकिन मेरा तो पर्सनली यही कहना है कि ये थोड़ा मैकेनिज्म अच्छा है आपको पता तो चलेगा इंसुलिन काम कैसे करता है तो इंसुलिन कैसे बनेगा कैसे इसका सीक्रेशन होगा और कैसे रिलीज होता है बीटा सेल से एक पूरा एक प्रोसेस है सीक्रेटेड बाय कौन सी सेल आइलेट ऑफ लैंगरेंस मोस्टली टेल पार्ट हमारी बॉडी में कितनी आइलेट ऑफ लैंगरेंस होती है 10 लाख से भी ज्यादा होती है ठीक है अब मैंने एक दिन एक बात बताई थी आपको कि ये हो गया आपका इनिशियल सीक्वेंस सेल के अंदर इंसुलिन बनता है ये हो गया ए चेन ये हो गया सी चेन ये हो गया बी चेन इसके बीच में बॉन्ड तो जब तक इंसुलिन प्री हो रहता है प्रो रहता है इसका मतलब क्या हुआ इमेच्योर इंसुलिन रहता है तो जब ये होगा इनमें से कुछ पार्ट इंसुलिन बनेगा कुछ पार्ट सी पेप्टाइड बनेगा इंसुलिन एक प्रोटीन का हार्मोन है तो उसके साथ में एक एमाइलिन नाम का प्रोटीन भी बनता है और जब तक इंसुलिन पूरा नहीं होता तब तक प्रो इंसुलिन भी बनता है समझ आई बात तो ये चारों चीजें साथ में बनती है पहले प्रो इंसुलिन बनेगा फिर टूटेगा तो इंसुलिन बनेगा उसमें दो ये टूटे साइड में हो जाएंगे पहले प्रो इंसुलिन
इम्प्रूव इंसुलिन से इंसुलिन बनेगा तो ये दो एसेसरी पार्ट बन गए। तो जितना हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है उतना ये बनता है। एग्जांपल के लिए सीक्रेशन हम पढ़ लेंगे, पहले ये लिख लो फटाफट। क्या हुआ रे, ऐसे क्यों देख रहे हो तिरछी नजरों से? हैं? मैंने कोई गाली दी क्या आपको? हैं? मेरे ऊपर गुस्सा हो गया? ऐसे कुछ है तो बता दो। राजवर्धन क्या है? चलो इंसुलिन स्टार्ट करें। इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले एक बात याद आ गई मुझे। एक बार एक कोई आपकी एज की कोई एक लड़की थी, उसकी एक 100 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। मुझे याद आ गई बात, कितने रुपए की लॉटरी लग गई? कितने करोड़ की? 100 करोड़। तो उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा थे भाई, जो बड़ी बीटा सेल होते हैं उसके चाहने वाले भी बहुत ज्यादा ही होते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले थे। तो उसने सोचा कि अब इसको एकदम बताएंगे, बैंक वाले ने बोला तो मामला बिगड़ जाएगा भाई, बैंक अकाउंट में पैसे आए उसके, एकदम बताएंगे तो ये तो क्या हो जाएगी, 100 करोड़ सुन के इसके होश उड़ जाएंगे, तो क्या करें? और ये मरनी नहीं चाहिए किसी हालत में। इंपॉर्टेंट ये है कि जानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी रीजन है उसको छोड़ दे अपन। तो बैंक में एक कर्मचारी था जो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत समझदार, चीजों को एकदम हाइपर एक्टिव नहीं होकर आराम से चीजों को एक्सेप्ट करके लोगों को कन्विंस करने की उसमें कैपेसिटी थी। उसने बोला आप ये मेरे पे छोड़ दो, मैं इसको मरने नहीं दूंगा, 100 करोड़ की गारंटी पक्की। तो उसको दिया भाई, तू इसको बता, धीरे धीरे कन्विंस कर, एकदम मत बोलना, हार्ट फेल हो जाएगा, खुशी से भी तो होता है, दैट मैनी क्राइसिस भी तो हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है अचानक से हैप्पीनेस में, एक्सटेसी मोड में। तो क्या मैं बता दूंगा, तो उसको वो ओल्ड पर्सन था, उसने जाके बोला कि आपके 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे? तो अगर मेरी किस्मत है ही नहीं, मेरा तो नॉर्थ साइड में सिलेक्शन नहीं होता है, 100 करोड़ की लॉटरी कैसे लगेगी? नॉर्थ साइड में नहीं हो रहा, सीएचओ पे भी नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा। अगर लग जाए तो अगर लग ही नहीं सकती, कैसी बात कर रहे हो? तो नहीं नहीं बाई चांस लग जाए, 20-30 करोड़ की लग जाए तो लग ही नहीं सकती। अरे बाई चांस, एक मिनट सोच रहा था, सोचने में क्या जाता है? तो अगर 100 करोड़ की लॉटरी लग गई तो 50 करोड़ रुपए तो दूंगी आपको और आपसे करूंगी शादी। वो ढोकरा उसी टाइम खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट। वो खुशी के मारे वो खत्म। चलो नेक्स्ट, इधर आ जाओ। इंसुलिन का सीरियसनेस की बात करते हैं। ये तो टिपिकल टॉपिक है ना, तो इससे पहले मेरे को आपको चार्ज करना था तो कर दिया, बाकी समझ में एक बार में नहीं आएगा, पहले कह रहा हूँ इट्स टू मच क्रूशियल टॉपिक है, तो मैं पहले एक बार ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। आप सोचिए क्या है, सुनो, ये बीटा सेल है और इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट का होना जरूरी है? इतना ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कब बढ़ता है? जब हम मीठा खाते हैं, सही बात है, हाँ या ना? ठीक है, तो हम खा रहे हैं खाना। अब पूरी बात सुनना पहले, क्योंकि एक बार में नहीं आएगा, मेरे को उल्टा सीधा 3 बार करना पड़ेगा तब मामला आएगा। जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। जो ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, हमारे ये है ग्लूकोज, सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं ग्लूट रिसेप्टर। क्या बोलते हैं जी? ग्लूट रिसेप्टर होता है। वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को सेल में डालने की कोशिश, ग्लूट के थ्रू हमारी बॉडी में ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री करता है। जो ही ग्लूट सेल के अंदर एंट्री करता है, एक एंजाइम होता है, इसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। क्या नाम होता है? ग्लूकोकाइनेज बड़ा ही बदमाश एंजाइम होता है, उसको पता है ये कभी भी वापस भाग सकता है। जैसे घर में कोई बंदा, अपन घर में एंट्री करता है, सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़े उतारते हैं, सीधा अपना लोअर कोट पहनते हैं, चेंज हो जाते हैं, सीधे चेंज, सेम वैसे ही ग्लूकोज हमारी सेल में एंटर करता है। एंटर करते ही ग्लूकोज को एक एंजाइम होता है, इसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। क्या नाम है? उसको बदल देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में बदल देता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब भी हम खाना खाते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल सेल के अंदर एंटर करता है और ग्लूट रिसेप्टर के थ्रू एंटर किया, एंटर करते ही एक एंजाइम होता है और वो उसको किस में बदल देता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आपने 9th क्लास में एक साइकिल पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, पायरुविक एसिड फॉर्मेशन, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। उस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब ग्लूकोज टूटेगा और पायरुविक एसिड बनेगा। ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और क्रेब्स साइकिल के थ्रू क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। और एटीपी किससे बनेगा? एटीपी से बनेगा। एटीपी इज एक्टिव एनर्जी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब कैसे हुआ, वापस यहां तक आते हैं। हमने खाना खाया, ग्लूकोज ग्लूट रिसेप्टर के थ्रू बॉडी में एंटर किया, ग्लूकोकाइनेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड में बदला, पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में गया, टीसीए साइकिल में गया, उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ और उससे क्या बन गई? एटीपी बन गई। बनेगी कब? जब हम खाना खाएंगे। एनर्जी कब आती है? जब भी हम खाना खाते हैं, एनर्जी कहां से आती है? ऐसे आती है, एटीपी बनता है। जब खाना नहीं खाते हमारे पास एटीपी नहीं होती, एटीपी से एनर्जी। तो जब भी हमने खाना खाया, एटीपी बन गई। समझ में आई बात? अगर हमने खाना नहीं खा रखा होगा तो क्या एटीपी बनेगी? नहीं बनेगी। इतना मैकेनिज्म समझ में आया यहां तक? आया ना? अब देखो, अब चीजें हट गई, अब वापस दूसरी जगह जाएंगे हम लोग। हमने जब भी खाना खाया, एटीपी बनेगी। ठीक है, अब एक बार ध्यान, सेल होती है, ये बीटा सेल या आइलेट ऑफ लैंगरेंज की बात करूं, सेल के ऊपर एक होता है चैनल जिसको बोलते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, मैंने कहा ग्लिमेप्राइड ड्रग है और इंसुलिन है, दोनों किसको ब्लॉक करती है? एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल की सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब ये उसको ब्लॉक करने का काम करती है। तो एक चैनल होता है सेल के बॉर्डर पे, उसका नाम है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। नाम क्या है? इसको नहीं पढ़ना अभी, अभी इतना पढ़ो, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। ये चैनल ओपन है और यहां पर मैं इसको बंद करूंगा, यहां पर इसको बंद करूंगा। ये तो एक ही है, पहले मैंने गेट खुला बताया हुआ है, फिर मैं इसको गेट को बंद करूंगा। क्या नाम है? वापस पढ़ो, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। ये ओपन कब रहेगा, कोई बता सकता है? ये ओपन कब रहेगा? देखो, या तो गेट खुला रहेगा या गेट बंद रहेगा। सुनो, इसका नाम क्या है? जब इसको एटीपी मिल जाएगी तो ये गेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक ये क्या रहेगा? ओपन रहेगा। अब हमने जो ही खाना खाया, क्या बन गई? एटीपी बन गई। एटीपी बन गई, इसका मतलब एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। यहां आ जाएगी एटीपी। एटीपी कहां जाएगी? यहां पर। तो ये चैनल यहां पर ओपन है, जब तक खाना नहीं खाया तब तक क्या है? ओपन है। और ये चैनल क्या हो जाएगा? ब्लॉक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जो ही एटीपी आएगी, ये सेम ही है, ये खुला है और इसको मैंने क्या बताया? बंद। एटीपी सेंसिटिव का मतलब
क्या हुआ, जब भी हम सल्फोनाइल यूरिया लेंगे या मैग्नीटाइड ड्रग लेंगे या हम इंसुलिन लेंगे, ये चैनल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये चैनल बंद हुआ, अभी तक इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं हुआ, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो ही हमने खाना खाया एटीपी बन गया था। अब ये चैनल एटीपी बनेगी तो ये चैनल बंद होगा, खाना नहीं खाएंगे तो ये चैनल ओपन रहने से क्या होता है, अब देखना। जब ये चैनल बंद हुआ, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है सेल के बाहर, आपको ये चीज पता है? और ये चैनल पोटेशियम सेंसिटिव है या दूसरा कोई और सेंसिटिव है, पोटेशियम। तो ये चैनल बंद हो गया तो बाहर पोटेशियम जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका मतलब सेल में पोटेशियम बढ़ेगा कम होगा। अगर ओपन रहता तो कंपैरेटिवली कम होता, अगर ये ओपन रहता तो पोटेशियम बाहर जाता थोड़ा बहुत भी, चाहे 4-5 यूनिट भी जाओ, जाता कि नहीं जाता। अगर ये बंद हो गया तो अंदर सेल के अंदर पोटेशियम बढ़ेगा कम होगा, तो सेल में पॉजिटिविटी बढ़ी कम हुई। तो जब ये ओपन था उस समय एक और चैनल होता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। क्या बोलते हैं? जब ये चैनल ओपन था तो ये वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन था, क्योंकि अंदर पॉजिटिविटी नहीं थी। अंदर पॉजिटिविटी नहीं थी, क्यों नहीं थी, अब देखना एग्जांपल, आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं पूरा, ये लो। जब वोल्टेज अगर एक आप पेपर दे रहे हो, एक में आपके नंबर आ रहे हैं -70, एक में आ रहे हैं -50, ज्यादा कौन से है? -70 ज्यादा कैसे हुए? -50 ज्यादा हुए ना, -70 ज्यादा कैसे हुए, तो 20 कम है ना उससे, उल्टे नेगेटिव जा रहे हो ना आप लोग। -50 वाले ज्यादा है ना। तो जब ये चैनल ओपन था तो अंदर वोल्ट नहीं था, कैल्शियम तो सेल के बाहर ज्यादा होता है, सेल के अंदर नहीं होता, तो ये चैनल ब्लॉक था। जब -70 मिलीवोल्ट करंट होता है, मतलब करंट फिलहाल कम है, तो ये चैनल ब्लॉक रहता है। चैनल का नाम क्या है? वोल्टेज सेंसिटिव। अगर सेल के अंदर वोल्टेज बढ़ेगा, सेल के अंदर पावर बढ़ेगा, सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो ये चैनल ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब तक ये ओपन रहता है, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल क्या रहता है? ब्लॉक रहता है। जो ये ब्लॉक हुआ, कौन? एटीपी सेंसिटिव ब्लॉक हुआ, किसकी वजह से? खाना खाने की वजह से। तो ये चैनल क्या हो जाएगा? ओपन। ओपन का मतलब क्या हुआ? पहले -70 था, 20 पोटेशियम अंदर, एग्जांपल के लिए 20 यूनिट पॉजिटिविटी बढ़ गई, अब कितना हो गया? एग्जांपल बताया, कहने का मतलब -70 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बताओ, माइनस और प्लस कर दूं, यहाँ पर 20 प्लस और बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े? भाई पहले -70 था, -50 है, इसका मतलब 20 पॉजिटिव हो गया ना, 20 क्वेश्चन ज्यादा राइट हो गए आपके, तो सेल में पॉजिटिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब ये चैनल ओपन हुआ है, आपको अच्छे से पता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, सेल के अंदर कैल्शियम कम होता है, तो चैनल ओपन हुआ तो कैल्शियम कहां से आएगा? ब्लड से। किस में आएगा? सेल में। तो और पॉजिटिविटी बढ़ेगी कम होगी? पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है तो सेल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बीटा सेल है, और बीटा सेल में क्या भरा होता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जितना सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही इंसुलिन ज्यादा निकलेगा। तो जब भी अपन लोग खाना खाते हैं, अपने आप इंसुलिन निकलता है बाहर और ब्लड ग्लूकोज को लेके आ जाता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एटीपी पड़ा रहेगा यहाँ, एटीपी पर एटीपी आएगा नहीं, एटीपी नहीं आएगा तो ये चैनल ओपन नहीं होगा, तो कुल मिला के सेल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा। तो जब हम ग्लिमेटाइड ड्रग देते हैं, वो क्या करती है? इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। जब मैग्नीटाइड ड्रग देते हैं, वो भी क्या करती है? पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। इंसुलिन भी क्या करती है? पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। जब ब्लॉक कर देती है, सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंसुलिन बाहर निकलेगा तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। समझ में आई बात? सल्फोनाइल यूरिया ड्रग की जस्ट अपोजिट ड्रग होती है डाइजॉक्साइड। क्या नाम है? डाइजॉक्साइड। क्लोरडाइजेपॉक्साइड नहीं, ओनली डाइजॉक्साइड। किसकी अपोजिट है? सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, कम करता है? भाई सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है? डायबिटीज में देते हैं, तो डाइजेपॉक्साइड क्या करेगी? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगी और भयंकर बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी? ये क्या है? एटीपी सेंसिटिव है। ये क्या है? एटीपी सेंसिटिव है। कैसे? सुनो, अब मैं पूरा एक तरह इसको मिटा देता हूं। एक आपने मैंने एक नाम बताया था, इंसुलिनोमा, किसी को याद है? इंसुलिनोमा क्या था? बीटा सेल का ट्यूमर था। किसका ट्यूमर था? उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, हाइपर। भाई बीटा सेल का ट्यूमर अगर हाइपो ही होगा ना, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है। डेक्सट्रोज के साथ में कौन सी ड्रग देते हैं? डाइजो। ये कैसे? ये क्या करती है? नाम क्या देखो, एडीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। एटीपी नहीं, एडीपी सेंसिटिव। ये एडीपी को अपने साथ क्या करती है? बाइंड करके रखती है। किसको? एडीपी को। तो अब एडीपी देखो, आप कितना भी खाना खा लो, एडीपी किससे बनती है? एडीपी से। तो एडीपी जहां भी होती इसने पकड़ के रख ली, अब एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा। तो ये ड्रग इंसुलिन के सीक्रेशन को रोकती है। ये ड्रग इंसुलिन के सीक्रेशन को रोकती है, और ये ड्रग जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होती है, चाहे वो सल्फोनाइल यूरिया है, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे मैग्नेटिनाइड्स है, वो क्या करती है? सीक्रेशन को बढ़ाती है। तब इंसुलिन डायरेक्ट कई बार क्या होता है? सेल के अंदर होता है, और ग्लिमेटाइड जो क्या करता है? सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है? इसमें हेल्प करता है, और इंसुलिन तो सेल के अंदर है। तो जब भी किसी पेशेंट को डायबिटीज होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो हम क्या कर देते हैं कि इंसुलिन के सीक्रेशंस को कोशिश करते हैं कि बाहर निकले। तो इंसुलिन तो रेसिस्टेंट है, लेकिन इंसुलिन का रेसिस्टेंट कभी भी 100% नहीं होता। इंसुलिन का रेजिस्टेंस 40% हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। तो अब आपको माना कि एग्जांपल के लिए मैं छोटा एग्जांपल दूं कि अगर आप 10 गिलास पानी पियोगे तो 4 गिलास पानी आपके काम आएगा, 6 गिलास गिर जाएगा। तो मैं आपको अगर चाहिए दिन में 10 गिलास, मैं 40 गिलास पिला दूंगा, और क्या करूं? ताकि आपकी पूर्ति हो जाए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा? इंसुलिन का सीक्रेशन करवाऊंगा, ताकि कुल मिला के ग्लिमेप्राइड क्या करे? इंसुलिन जैसा काम करती है, कि ज्यादा इंसुलिन ये देंगे, इसको ब्लॉक करेगी, ज्यादा इंसुलिन निकलेगा तो चलो आधा तो काम नहीं करेगा, आधा तो काम करेगा, आधा भी काम करेगा तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। हालांकि रेसिस्टेंट तो है मान लिया, बट रेसिस्टेंट है तो भी आधा तो काम करेगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, और तो क्या करे? इसको हम बोल देते हैं ये इंसुलिन कैसे काम करता है। तो आपने यहाँ डाइट पढ़ोगे, डाइट इसके अंदर गया, ग्लूटू रिसेप्टर से ये ग्लूकोज है, ग्लूकोकाइनोज में बदल दिया, ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पाइरुविक एसिड बना, एडीपी से एटीपी बना। अब ये एडीपी जब तक ओपन है यहाँ बैठा है, अब एटीपी आया तो यहाँ पर आ गया, ये बंद हो गया एटीपी की वजह से, ये आया तो ये चैनल ओपन हो गया, ओपन हो गया तो कैल्शियम अंदर आएगा, और ये क्लोज हो गया तो कैल्शियम बाहर नहीं जा, पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा। उसकी अंदर से अंदर क्या बन जाएगी? पॉजिटिविटी बन जाएगी, और पॉजिटिविटी तो सेल का क्या होता है जी? कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसकी वजह से इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल सल्फोनाइल यूरिया होती है, जो कि सेल में कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ाती है, इंसुलिन का सीक्रेशन होता है, और डाइजेक्साइड होती है वो हाइपोग्लाइसीमिया में देते हैं ताकि वो एडीपी सेंसिटिव है, एटीपी सेंसिटिव नहीं है। खत्म हो गया, लिख लो। कितना टाइम लगाओगे? 5 मिनट में लिख लोगे? मेरे को लगता है लाइट थोड़ी कटी थी बीच में, कटी थी क्या? ऑनलाइन वाले डिस्कनेक्ट कैसे हो गए थे?
मैंने पहले ही बोल दिया एग्जाम में नहीं आएगा। बोला था कि नहीं बोला? बस नॉलेज के लिए है, कई बार नॉलेज जरूरी होता है। सारी चीजें भाई सिलेक्शन के लिए तब तक है जब तक नहीं हो, सिलेक्शन होने के बाद तो तुम वैसे ही नॉलेज के लिए पढ़ोगे। कल एक जना कोई बोला सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सब कुछ ऐसे मान लिया, लेकिन आप बहुत फास्ट लिखते हो। मैंने कहा भाई बहुत फास्ट, एक लाइन पूरी नहीं होती तब तक अगला थॉट आ जाता है, उसमें मैच नहीं होता अपने बोर्ड के साथ में, तो इसलिए शॉर्ट में लिखना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। जमा जमा के वो लिखते हैं आराम से, उसको पता है एक वर्ड पूरा होगा जब तक अगला याद कर लो अंदर, आपने इतना होता नहीं है। जल्दी लिखो प्लीज। जल्दी लिखो। डन हो गया। अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी लिखो प्लीज। हुआ नहीं? लिख लिया? नहीं लिखा क्या अभी तक? इतना टाइम नहीं होता यहाँ, 9 सेट में कुछ घंटे बाकी है। ऐसा मुझे पता होता ना, मैं बोल देता फोटो ले लो। मैं बोलता ही नहीं तुम्हें लिखने का, मुझे क्या पता तुम लोग लिखोगे नहीं, या दे लिखोगे बड़े ज्ञानी पुरुष। और ये शक्ति, महिला शक्ति। इंसुलिन, इंसुलिन 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, प्लीज बी लिसन केयरफुली। एक होता है गाय वाला, एक होता है सूअर वाला, एक होता है इंसान वाला, हिम्मत वाला नहीं। कौन कौन सा? ह्यूमन, पोर्क का मतलब होता है सूअर, पोर्काइन। बोवाइन का मतलब होता है गाय, कैटल। 3 टाइप का इंसुलिन होता है, ह्यूमन, पोर्क, बीफ। मोस्टली कौन सा यूज करना चाहिए? ह्यूमन इंसुलिन। कौन सा यूज करना चाहिए? ह्यूमन इंसुलिन यूज करना चाहिए, मोस्टली हमें ह्यूमन इंसुलिन यूज करना चाहिए। ऑन द बेस, ये इतना लिखना है, इतना लिख के नेक्स्ट पेज में ये लगानी है हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनसेट ऑफ एक्शन इंसुलिन आर फॉलोइंग कैटेगरी। ये इतनी बातें लिख दो तीन, फिर नेक्स्ट पेज में एक लाइन लिख दो, फिर बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे अपन लोग? टेबल, टेबल नहीं सॉरी टेबल। हम्म, क्या हुआ? क्या हुआ बता दा? गुस्सा आ रहा मेरे ऊपर है? गुस्सा आ रहा है? नहीं, एक बार गुस्सा करो ना, एक बार करो। हाँ, मैं बात करने वाला कोई है नहीं ना, क्या करूं? है ना, पागल कहीं। मतलब हम लोग जब लिखने वाले होते हैं तब आप इतना वैसे करते हो, तो मैं अकेला कैसे खड़ा रहूं यार? भाई तुम लोग बातें कर रहे हो तो मैं भी तो करूं ना, मेरे पास भी क्या लिख दो, सर को बोलूंगा एक टीचर बैठा दो यहाँ, हम आपस में बाद में और रमेश सर साथ में आएंगे, फिर बोलेंगे यार सर क्या हाल है, ये सब मेरे को बोलेंगे, हाँ सर
फिर हम आपको लिखने का बोल के फिर हम बातें करेंगे, ठीक है? फिर मैं ऐसा करूँगा रमेश सर को ले आऊँगा कल साथ में। तो कौन से सर को लाऊँ आप बताओ? उधर से आवाज़ आई अभी रोहित सर, हैं? श्री सर को ले आऊँ? बस ठीक है। श्री सर में पेशेंस ज़्यादा है थोड़ा और ठीक श्री सर को ले आऊँगा फिर। अनु सर को ले आऊँ? अनु सर को ले आऊँ, चलो अनु सर को ले आऊँगा कल। अनु सर को ले आऊँगा फिर तुम लोग बातें ही नहीं करोगे ना। फिर मामला तो सेट हो गया, फिर सॉल्व हो गया, इश्यू सॉल्व हो गया हमारा। भाई अनु सर को ले आया तो फिर तुम बातें करोगे, मैं तो कर लूँगा, मैं तो उनके साथ कुछ भी बोल देता हूँ, वैसे तुम नहीं करोगे ना। तुम सबसे ज़्यादा बातें करोगे, मैं श्री सर को लाऊँगा तब, हैं? या फिर 2 शब्द वालों को लाऊँ? हैं? 2 शब्द वालों को ले आऊँ? 2 शब्द वाले सर, रवि सर, रवि शर्मा सर। किसको लाऊँ? ओह! ट्रिकी सर को लाऊँ? ट्रिकी सर तो खुद आपको देख के चुप हो जाएँगे। ट्रिकी सर बेचारे खुद चुप हो जाते हैं आपको देख के। हाँ, वो चुप हो जाएँगे वो। चलो, लिख लिया ये? अब हम टेबल बनाएँगे। टेबल मैं बताऊँ ऐसे बनानी है, अपनी मन इस हिसाब से नहीं बनानी। एक तरफ लिखना है नेम ऑफ इंसुलिन, एक तरफ क्या लिखना है? नेम ऑफ इंसुलिन। एक तरफ लिखना है रूट, ऑनसेट, ये हटा दो यहाँ से, ये बीच में हटाना। नेम ऑफ इंसुलिन, रूट, ऑनसेट, पीक, ड्यूरेशंस। एक कॉलम यहाँ पे और बनाना, इसमें सबसे ऊपर लिखना है रैपिड इंसुलिन। ये नाम है ना? शॉर्ट को काट दो, रैपिड इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग। एक कॉलम और बनाओ, बाकी खाली छोड़ दो। फिर 3 लाइनें लिख के फिर यहाँ पे लिखना रेगुलर इंसुलिन। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे रेगुलर इंसुलिन। अरे किसी को समझ में नहीं आया, बेवकूफ प्राणी है। नहीं आया, अरे तुम्हें नहीं आ रही, तुम्हें है ना? ये है नेम ऑफ इंसुलिन, ये रूट, ऑनसेट, यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा रैपिड एक्टिंग, फिर ये 1 2 3 खत्म हो जाएगा, फिर रेगुलर इंसुलिन। समझ आ रही बात? हाँ, बेवकूफ कहीं के। चलो मैं कल व्यवस्था करता हूँ एक सर की, ठीक है? आज जाके बोलता हूँ सर को कि हमें भी एक सर अवेलेबल करवाया जाए, हम भी बातें करना चाहते हैं। अब देखो इधर, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये काट दो रे। इसको बोलते हैं रैपिड एक्टिंग सुपर फास्ट इंसुलिन। इतना फास्ट कि पूछो मत। कहने का मतलब क्या, एक होता है एस्पर्ट, एक होता है लिस्प्रो, एक होता है ग्लूलिसिन, और तीनों कौन से हैं? इंसुलिन है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? ठीक। ये कौन कौन से रूट से दे सकते हैं? आईवी, इसको और इसको, दोनों को आईवी दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस तो सारे इंसुलिन देने ही है, इन दोनों को क्या याद रखना है? सबक्यूटेनियस तो सबको ही देना है, इन दोनों को आईवी भी दे सकते हैं। कौन कौन से? रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ह्यूमोलिन आर, दैट इज रेगुलर, दैट इज रेगुलर इंसुलिन है। अब देखो इधर, ये 3 इंसुलिन है। ये टेबल बना ली सबने? नहीं बनाई ना? सबने बना ली, नाम लिख दिया ऊपर, ऊपर वाला। पहले नंबर पे है रूट, लिख दो। तो सबका पहले इसका लिखो, 3 नाम लिखो जल्दी। इधर 3 नाम लिखो, देखे? एस्पर्ट, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन, ग्लूलिसिन, एस्पर्ट, लिस्प्रो, ग्लूलिसिन। तो चल लिखने में जोर आ रहा है, तो बाद में लिख लेगी, अभी हाथ का क्या चाट डालेगी? अभी लिख लो ना, गुस्सा आ रहा है? सब तूने लिख रहे हैं, मैं बाद में लिख लूंगी, ऐसे क्यों? अभी लिखना, अभी इसी वक्त है। बस में वही रैपिड एक्टिंग नाम लिखना, है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन यहाँ लिखना, बस यहाँ पे कहीं पर। जल्दी करो, देखिए ये 3 नाम लिख दिए, लिख दिया ना? नहीं सर, फिर लाल पीले कलर यूज करोगे ना तो फिर ऐसे ही होगा। नहीं लिखा वो फिर कल लिखना घर पे। मैं पढ़ाऊं, इधर आओ। रैपिड इन तीनों को कैसे दे सकते हैं? आईवी और सबक्यूटेनियस। ऑनसेट का मतलब क्या होता है? कब काम करना शुरू करता है, देने के कितने मिनट बाद? 15 से 30 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? मतलब देने के 15 से 30 मिनट बाद में स्टार्ट ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शंस। ये अपनी चरम सीमा पे कब पहुंच जाता है? 1 से 2 घंटा। मतलब पीक पे कब? तो हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा? 1 से 2 घंटे के बीच। इस इंसुलिन के क्वेश्चन क्या आ सकता है? एस्पर्ट, लिस्प्रो या ग्लूसिसिन के कितने घंटे बाद में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है? 1 से 2 घंटे बाद। ये इंसुलिन अपनी बॉडी से कब पूरा एक्सक्रीट हो सकता है? 4 घंटे बाद। 4 घंटे के बाद इसका कोई असर नहीं रहता है। तो रैपिड एक्टिंग क्या याद रखोगे? 15 से 30, 1 से 2, 3 से 4। 4 घंटे में असर फिनिश। समझ में आया? रैपिड 15 से 30 मिनट में काम करना शुरू करेगा, 1 से 2 घंटे में पीक पे, 4 घंटे बाद असर खत्म, एक्सक्रीट आउट। क्लियर हो गया सबका? कोई डाउट है क्या? इतना लिख लो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। फिर लिखो नेक्स्ट, यहाँ पर यहाँ लिखोगे ये रेगुलर इंसुलिन, या इसको बोलते हैं एक्ट्रापिड, या इसको बोलते हैं यूमोलिनार, एक ही बात है। यहाँ रेगुलर लिख के फिर ये तीनों नाम लिख दो, रेगुलर इंसुलिन, एक्ट्रापिड, यूमोलिनार। रेगुलर इंसुलिन, एक्ट्रापिड या यूमोलिन आर। आर मतलब रेगुलर है यहाँ पर। आर मतलब क्या है? रेगुलर। देखो सबसे फास्ट कौन सा था? सीधी सी बात है, रैपिड था भाई। सबसे फास्ट कौन सा है? रैपिड है। तो रैपिड से धीरे कौन है? रेगुलर है। रेगुलर तो दूसरे नंबर पे आ गया ये रेगुलर। ये कौन से रूट से दे सकते हैं? आईवी एंड, आईवी एंड सबक्यूटेनियस। आईवी एंड, ये कितने मिनट में अपना काम शुरू करता था? 15 से 30। ये कितने मिनट में अपना काम स्टार्ट करेगा? 30 मिनट। उससे थोड़ा धीरे चलना है। ये पीक पे कब आ रहा था? 1 से 2 घंटे, उसमें 1 घंटा जोड़ दो। ये पीक पे कब आएगा? 2 से 3। किसके 2 से 3 घंटे बाद? देने के 2 से 3 घंटे बाद, लगाने के 2 से, ए सबक्यूटेनियस की बात चल रही है। तुम ऐसा नहीं हो आईवी में बोल दो फटाफट से आया नहीं क्यों? ये सारी चीजें सबक्यूटेनियस की बातें चलती है। 2 से 3 घंटे बाद। और कब तक रहेगा? 7 घंटे बाद इसका कोई असर नहीं रहेगा। आपको अगर कम करना है शुगर तो वापस डोज देनी पड़ेगी।
रैपिड 4 घंटे बाद वापस देना पड़ सकता है जरूरत पड़ी तो, रेगुलर को 7 घंटे बाद में वापस देना पड़ सकता है, ठीक है, असर खत्म। अब आता है एनपीएच, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इंसुलिन, बीच वाला, न धीरे न फास्ट, इंटरमीडिएट एनपीएच इंसुलिन, इंटरमीडिएट या एनपीएच इंसुलिन, इंटरमीडिएट या एनपीएच इंसुलिन। तीसरा कौन सा है, इसको कभी भी आईवी नहीं दे सकते, ओनली ये कब काम शुरू करेगा, 90 मिनट, 1.5 आवर का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब कितने मिनट, 90 मिनट्स, ये 90 मिनट्स में काम करना स्टार्ट करेगा। तो पीक पे कब आ जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कल परसों मैम ने भी मेरे को बताया था, बोला था ना कि सुबह 7 बजे दिया है तो हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा, तो लगभग इसमें 7-8 घंटे जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा, पूछा था ना क्वेश्चन, ये हो गया। ये कब से कितने घंटे तक रहता है, एग्जैक्ट याद रखना है तो 16 घंटे। कितना घंटा तक सर्कुलेशन में रहता है, 16 आवर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब 8 घंटे के बाद में इसका असर होना कम होना शुरू हो जाता है और देने के 16 घंटे बाद में जीरो हो जाता है। आगे समझ में, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, अरे बेवकूफ, रैपिड होता है 15 से 30 मिनट, 1 से 2 घंटे, 3 से 4 घंटे, रेगुलर 30 मिनट, 2 से 3 घंटे, 5 से 7 घंटे, एनपीएच 90 मिनट, 6 से 8 घंटे और 16 घंटे। अब आता है एन और ग्लेरिसिन, ग्लेरिसिन का मतलब होता है लेंटस, बहुत धीरे, ये सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ओनली सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ये काम करना कब शुरू करता है, 2 घंटे बाद स्टार्ट होता है इसका काम, और ये कभी पीक पे नहीं आता, धीरे धीरे चलता है, सेम रेट से 24 घंटे तक चलता है। कितना घंटे चलेगा, आज शाम को 10 बजे देंगे, कल शाम को 10 बजे तक चलेगा धीरे धीरे, तो ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम ही है इसमें, क्योंकि पीक पे आता ही नहीं है, लो एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। एकमात्र इंसुलिन है जिसको किसी के साथ में मिक्स नहीं कर सकते, इसको किसी के साथ में मिक्स, लेंटस ग्लेरिजिन को किसी के साथ में मिक्स नहीं कर सकते। आपको समझ में आया क्या सब, देखो भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, मैंने उस टेबल का बोला था नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उस टेबल में 2 ड्रग ही है, सोडियम पोटेशियम चैनल कौन सी होती है, एडीपी चैनल कौन सी होती है, इसमें आएगा, हर एक वर्ड में से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर के मन में आए वो बनाएगा, वो बना देगा। एस्पर्ट लिस्प्रोग्लोसिसिन का पीक क्या है, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, रेगुलर का पीक क्या है, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एनपीएच का पीक क्या है, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, किसी रटना नहीं है, धीरे धीरे घंटे बढ़ा देना बस। लिख लिया सबने, कुछ तो बोलो, नहीं बोल रहे हो, आगे बढ़ो। इंसुलिन का स्टोरेज, जब तक वायल ओपन नहीं होती तब तक उसको फ्रीज में रखना होता है, जब तक इंसुलिन की वायल क्लोज होती है, ढक्कन पैक हुआ सील पैक है, तब तक कहां रखना है, फ्रीज में, फ्रिज में रखना है। और जो ओपन वाला हो जाए उसको आप रूम टेंपरेचर पे भी रख सकते हो, डीप फ्रीजर में नहीं रखना है बस। तो क्या लिखा है, शुड नॉट बी फ्रोजन और ड्राइड सनलाइट बिफोर इंजेक्शन एट रूम टेंपरेचर, लगाने से जस्ट पहले डीप फ्रीजर में नहीं रखना है, उसको बाहर निकाल के रखना फ्रीज से। इंसुलिन इंजेक्शन रूट सबक्यूटेनियस हो सकता है, आईवी हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग को किसी के साथ में मिक्स नहीं कर सकते, वेरी गुड। बोलो, है आप क्या कह रहे हो, तो आप लिखो ना, मैं आपके बीच में आ रहा हूँ क्या, नहीं 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 थक नहीं रहा, आपको क्यों दिक्कत हो रही है, नहीं लिखा जा रहा, पेन रख दो, कोई बात नहीं, हाथों में दर्द है, हाँ रख दो, ऐसे बोलो मेरे हाथों में दर्द है, हाँ तो रख दो भाई, रख दो, मत लिखो, कोई बात नहीं, कल से एक रनर ले आना साथ में, रनर क्या बोलते हैं उसके साथ में असिस्टेंट को, भाई कई बार तकलीफ होती है तो लाना पड़ता है ना, ले आना आप। कुल मिला के ऐसे बोल दो ना, दूर हटो मेरी नजरों से, ऐसे बोल दो, लो भाई मैं हट जाता हूँ, मैं उधर मुंह कर लेता हूँ, हाँ लो, चलो लिखो जल्दी। इसमें मेरी गलती नहीं, चेयर घूम, हाँ मैं पी लेता हूँ पानी, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं पानी बोतल क्या टंकी खाली कर दूं पूरी से, चलो भाई, अब पानी की खैर नहीं, मैं खाली करने वाला था, तुम रोकते नहीं तो, डन, खत्म, ओके, आगे बढ़ो, प्लीज इधर ध्यान दो, बातें हो गई खूब, साइट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, आर्म के पोस्टीरियर साइड में लगा सकते हैं, मना नहीं है बट प्रेफरेबल नहीं है, पेरी अम्लाइकस रीजन मोस्ट एक्यूरेट, क्या रीजन है, मैंने वो तो पूछते में आपने आंसर बताया नहीं, पेरी अम्लाइकस रीजन मोस्ट एक्यूरेट इसलिए है कि इंसुलिन लगाने के बाद में तुम लोग एक्सरसाइज भी अगर दौड़ भी लिए ना तो ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तुमने हाथ पे लगाई, हाथ को ज्यादा हिलाया, एक्सरसाइज किया तो मसल्स ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ओवर एब्जॉर्प्शन होगा, अगर तुमने रनिंग की थोड़ा बहुत भी चल लिए तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा,
अम्लाइकस का ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सरसाइज से भी ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए अम्लाइकस इज द मोस्ट प्रेफरेबल रूट। एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई के आगे की साइड भी लगा सकते हैं, खूब मसल्स टिश्यू होती है सबक्यूटेनियस। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हिप के पीछे की साइड भी लगा सकते हैं। हर बार हर एक वीक से जगह चेंज करती रहनी चाहिए, हर एक डोज में 1 इंच का गैप रखना चाहिए। हर एक डोज में कितने इंच का गैप रखना चाहिए? 1 इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर का, और पूरी साइड 1 इंच से चेंज करते हैं, 1 वीक से चेंज करते रहना चाहिए। सितंबर में 5 सितंबर को तुम्हारा वो भी है, टीच शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। तो उस दिन तो अपनी क्लास चलेगी, फिर कैसे करोगे? बड़ी क्लास है उस दिन तो, है कि नहीं है? भाई उस दिन तो बड़ी क्लास है, उसमें प्रोग्राम को शॉर्ट होना चाहिए थोड़ा। क्या कर रहे हो उस दिन आप लोग? है पढ़ाई करेंगे। कैसा कैसा दिन रखा टीचर्स डे? टीचर्स का कौन सा दिन है? हैं? टीचर्स का कौन क्या दिन, क्या है टीचर्स का? बस पढ़ाई तो रहे रोजाना, बस ठीक है पढ़ा लो, चुपचाप पढ़ाओ जाओ। आए बड़े दिन वाले हैं। स्टूडेंट डे होता है? वाह, वेरी गुड। तुम्हें पता ही नहीं है स्टूडेंट डे कब मनाते हैं? हिंदुस्तान की सबसे महान शख्सियत है, उसका बर्थडे उसको स्टूडेंट डे के रूप में मानते हैं। और किसी को पता ही नहीं है एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे होता है, वो स्टूडेंट डे है। विद्यार्थी दिवस को बोलते उसको। नहीं पता ये बात है या मैं गलत बोल रहा हूँ? मेरे सुनने में आया ऐसा, अभी हुआ 3-4 साल पहले ये लागू हुआ, पहले नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम जानते हो? 2 बार राष्ट्रपति रहे वो, मिसाइल मैन, वही। उसका जो बर्थडे आता है वो विद्यार्थी दिवस है। सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंसुलिन की सिरिंज होती है, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है 1 ml इज इक्वल टू 100 यूनिट, एक होती है 1 ml इज इक्वल टू 40 यूनिट। जब भी डॉक्टर डोज लिखेगा, स्पेशली ड्रग कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, जब भी डोज कैलकुलेशन करो तो ड्रग कैलकुलेशन में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो लिखा हुआ आएगा कि इंसुलिन सिरिंज इंसुलिन दे रहे हैं तो कौन सी से, 1 ml 100 वाली या 1 ml 40 वाली। मतलब लिखा होगा उसमें क्वेश्चन में। 2 टाइप की सिरिंज आती है, रेगुलर के लिए जो यूज होती है वो 40 वाली होती है, लेंटिस के लिए जो यूज होती है वो 100, मोस्ट कॉमन तो ये है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि इतना यूनिट दे रहे हैं इस सिरिंज से। अगर मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछूं कि 1 ml 100 यूनिट से कितना यूनिट देंगे, अगर डॉक्टर ने बोला है 1 ml 40 यूनिट वाली से 10 यूनिट देना है, 1 ml में जो 40 यूनिट है ना, उससे 10 यूनिट देने का बोला है, हमारे पास में 40 यूनिट वाली सिरिंज नहीं है, तो उससे कितना देंगे? सुनो, तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने बोला कि जिसमें 1 ml में 40 यूनिट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 यूनिट इंसुलिन देना है, ऐसा करके लिख के चला गया। अब आपने देखा कि आपके पास में 1 ml में 40 वाली इंसुलिन ही नहीं है, तो आप 10 यूनिट कैसे दो? आपके पास में 1 ml में 100 यूनिट वाली है। तब आप डॉक्टर को फोन लगा रहे हो, फोन लग नहीं रहा है, फोन बंद, डॉक्टर चला गया, कहीं भाग गया। अब आप 100 ml वाली से कितना यूनिट लगाओगे तो 10 यूनिट जाएगी? 25 यूनिट। कितना? 25। अरे भाई 1 ml 40 है, उसमें 1 ml 100 है, ढाई गुना हो गई ना। तो आप ये दोगे तो ढाई गुना दोगे, तो 10 का 2.5 कितना हुआ? 10 into 2.5 इक्वल टू 25। तो हमेशा याद रखना 100 ml 40 का 2.5 के मल्टीप्लाई में होता है, 2.5 के मल्टीप्लाई। और इसका उल्टा वो लिखे तो उसको 2.5 से डिवाइड कर लेना, उसको डिवाइड कर लेना, आधे से थोड़ा कम कर लेना, 2.5 से डिवाइड कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। भाई 40 है तो बड़ी है, 100 है तो छोटी है। 1 ml में 100 है, इसका मतलब छोटी होगी, 140 है इसका मतलब बड़ी होगी। सिंपल है। इंजेक्शन should be 1 to 1.5 inch apart from the anatomical area। कभी भी लगाने के बाद हीट, मसाज या एक्सरसाइज इंजेक्शन साइट पे नहीं करना होता। इंसुलिन हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं मोस्टली, तो उसके लिए 25 गेज की निडल और 5/8 इंच की लेंथ। गेज कितना? 25। गेज कितना? 25। गेज समझते हो? अरे कैनुला के बारे में नहीं सुना? 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 नहीं सुना? तो 25 नंबर छोटा होता है, 14 नंबर बड़ा होता है, तो गेज का मतलब होता है निडल की मोटाई। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हमेशा 25 गेज से लगता है। और 5/8 क्या है? लेंथ, लगभग 0.6 इंच। कितना इंच? 0.6 इंच। 5/8 का मतलब है 0.6 इंच, 1 इंच से थोड़ी सी कम। और एंगल सबक्यूटेनियस कौन से एंगल से लगता है हमेशा? 45। तुम्हें बताना पड़ेगा। राहुल इधर आ जाएगा, डरेगा तो नहीं? सोचना मत है। आया आया आया। मेरे को मत बुझाना। ये हमारा राहुल है। राहुल का हाथ किधर है? ये राहुल का हाथ है। राहुल आपके कैमरा लगाते हैं। अब देखो, अरे इतनी धड़कन तेज है। देखो, सबसे ऊपर होती है आपकी एपिडर्मिस, उसके बाद क्या होता है? डर्मिस, उसके बाद क्या होता है? सबक्यूटेनियस, उसके बाद क्या होती है? मसल्स। तो जब भी कभी इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे ऊपर वाला इंजेक्शन कहां लगता है? एपिडर्मिस में, डर्मिस में? डर्मिस में। एपिडर्मिस में कोई नहीं लगता। इंट्राडर्मल का मतलब क्या होता है? बिलो द एपिडर्मिस। भाई एपिडर्मिस का मतलब तो हवा में हो गया, टच बार बार ऊपर कर रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला इंजेक्शन जो सबसे ऊपर लगता है वो बिलो द एपिडर्मिस, दैट इज इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल लगाने के लिए ये ऐसे लगाना है मुझे, तो मेरा ये एंगल रहेगा, ये 10 से 15 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 10 से 15 डिग्री। और एपिडर्मिस से जस्ट नीचे लगा रहे हैं, इसका मतलब सुपरफिशियल लगा रहे हैं, जस्ट सुपरफिशियल, एक पतली सी लेयर के जस्ट नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि लंबी निडल नहीं चाहिए, तो एकदम छोटे गेज की निडल चाहिए, दैट इज 26 गेज की निडल। कौन सी? तो जब भी आप इंट्राडर्मल करते हो तो मोस्टली 26 गेज होता है और 10 से 15 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है?
10 से 15 डिग्री एंगल होता है। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस या आईवी? आईवी। अरे बेवकूफों, वेन दिख रही है, सबक्यूटेनियस टिश्यू दिख रहा है क्या? सबक्यूटेनियस डीप है। दूसरे नंबर पे आती है डर्मिस के जस्ट आसपास में क्या होती है, बहुत सारी वेन होती है। जब आप कैनुला लगाते हो तो आप ऐसे लगाते हो। 25 से 35 डिग्री एंगल पे क्या लगता है? आईवी। आईवी कौन सी डिग्री एंगल से लगता है? 25 से 35। पहले हो गया 10 से 15, फिर हो गया ऐसे करोगे तो ये एंगल बनाना, ये 25 से 35 लगा है सिर्फ, इसको बोलते हैं आईवी। फिर आप लगाओगे सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के लिए आपको ऐसे जाना होगा, थोड़ा और, थोड़ा पीछे से ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे, तब जाएगा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में 1 इंच लंबी नीडल नहीं लेनी, लोगे तो वो मसल्स तक पहुंच जाती है, इसलिए हम 5/8 लेते हैं, तो वो सबक्यूटेनियस तक जाएगी। उसके बाद आता है आईएम। आईएम का मतलब कौन सा डिग्री एंगल हुआ? 90, और कम से कम 1 इंच लेंथ लेते हैं, ताकि वो कब किसको क्रॉस करे? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस क्रॉस करना है, मसल्स तक पहुंचना है, उसके लिए पूरा 90 डिग्री और कम से कम 1 इंच चाहिए। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये लिखना है ना? राहुल दर्द तो नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ ना? ठीक है। अच्छा, राहुल न्यूरो में 2-3 बार आ चुका है भाई। राहुल हैव एक्सपीरियंस टू मच इन न्यूरो सिस्टम फ्रॉम आरसी सर है? अच्छा, कोल्ड कैलोरीन, रोमबर्ग टेस्ट, रोमबर्ग साउंड, वॉच, मतलब राहुल को फुल एक्सपीरियंस हो गया। राहुल को याद हो गया सब। चलो आगे बढ़ू। अब भाई, तो कहाँ थे इतने टाइम? मैं आगे बढ़ू, एक बात सुनो, जब तक राहुल लिख रहा है, मैं आपसे बात करता हूँ। ये स्किन है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, इसके नीचे ये डर्मिस होती है, फिर ये सबक्यूटेनियस होता है, फिर ये मसल्स होती है, इसी में टेंडन होते हैं, इसी में लिगामेंट होते हैं, इसी में ही बोन होती है। सही है? तो जब कोई इंजेक्शन लगाओगे तो इंट्राडर्म लगाओगे तो यहाँ तक ही पहुंचेगा, तो ये एंगल कितना हुआ? 10 से 15, और इसके आसपास का वेन होती है, तो इसमें लगाओगे तो कितना हुआ? ये ऐसे जाएगा, तो ये हो गया 25 से 35। सबक्यूटेनियस यहाँ है, तो उसके लिए कैसे ऐसे लगाओगे, तो ये कितना हो गया? 45। आईएम का लगाओगे यहाँ, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ आई बात? अच्छा, एक सवाल पूछूं? अगर तुम लोग पढ़ाई करते हो तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। कोई भी एएसटी इंजेक्शन इंट्राडर्मली क्यों दिया जाता है? मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए। आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट जो आप एएसटी करते हैं ना, जैसे पेनिसिलिन का करते हैं, पेनाड्यूरा करते हैं, कोई भी मतलब ड्रग सेंसिटिविटी रिएक्शन का पता करने के लिए कोई भी इंजेक्शन देते हैं, वो इंट्राडर्मली क्यों देते हैं? सबक्यूटेनियस। हाँ मैं बता, चुप रहो। बड़ी बात सही है आपकी, हम दो चीजें मिक्स कर दी, बट सही है। आईवी इसलिए नहीं देते कि सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद मरीज बचता नहीं है। जिसको सीवियर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो जाए, मरीज बचता नहीं है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आपके पास में सारी फैसिलिटी नहीं है, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, वेंटिलेशन हुआ, बीपी फॉल हुई, पेशेंट गया, एनाफाइलेक्सिस ऑक्सी, पेशेंट गया। एएसटी इंट्राडर्मल इसलिए देते हैं, इट डिफ्यूज्ड वेरी स्लोली। डिफ्यूज का मतलब सर्कुलेशन, ये हमारी बॉडी में पहुंचता बहुत धीरे है, और पूरी बॉडी में पहुंचेगा तब तक हमें पता भी चल जाएगा, हम उसको तुरंत रोक सकते हैं। आईडी का सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन सबसे धीरे होता है। इंजेक्टेबल में सबसे धीरे किससे होता है? आईडी से। और ऑल ओवरऑल में पूछा जाए तो ओरल से। फर्स्ट पास मैकेनिज्म को बाईपास कौन करता है? ओरल में भी कोई नाम बताओ रे। सब लिंगुअल बोलना, ओरल नहीं बोलना है। ओरल तो करता है, ओरल दोगे स्टोमक में जाएगा, लीवर में जाएगा, तो बाईपास ना किया। सब लिंगुअल ऐसा रूट है जो फर्स्ट पास मैकेनिज्म को बाईपास करता है। क्या होता है फर्स्ट पास मैकेनिज्म बाईपास? लीवर यूजन नहीं जाता, डायरेक्ट सर्कुलेशन में जाता है तुरंत। मोस्ट फास्ट होता है आईवी, सबसे सुपर फास्ट आईवी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा फर्स्ट पास मैकेनिज्म को बाईपास करता है, दैट इज सबलिंगुअल। तो नाइट्रोग्लिसरीन कभी भी किसी को चंजन पेक्टोरिस होता है, तो एंटीटी की टैबलेट सबलिंगुअल देते हैं, यहां से सबलिंगुअल वेन के थ्रू डायरेक्ट हार्ट में सीधा, और तुरंत वेजोडाइलेशन करवा के मरीज को आराम आ जाता है। समझ में आ रही बात मेरी क्या बोल रहा हूं? अब एक क्वेश्चन आता है, आपके पास में एक ही सिरिंज है, तो एक सिरिंज है तो कौन कौन सी इंसुलिन मिक्स कर सकते हैं? आपके पास में दो इंसुलिन है, अब तो पहले क्वेश्चन ये आता है, कौन कौन सी दो इंसुलिन एक साथ लगा सकते हैं? 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर कौन सी थी? रेगुलर। 3 नंबर कौन सी थी? एनपीएच। तो क्वेश्चन याद रखना कि रेगुलर और एनपीएच को मिक्स कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अब सिरिंज कितनी? एक। मिक्स कैसे करेंगे, कौन समझाएगा मुझे? पहले कौन सी भरेंगे? पहले कौन सी भरेंगे? मेरा क्वेश्चन पूछूं वापस। हमें किसी पेशेंट के 10 यूनिट रेगुलर देनी है, 10 यूनिट एनपीएच देनी है, और पेशेंट को रेगुलर भी लगानी है, एनपीएच भी लगानी है। हमारे पास ओनली एक सिरिंज है, तो बताओ पहले एयर कौन सी इंसुलिन में सिरिंज वाइल में डालेंगे? पहले एयर कौन सी वाइल में डालेंगे? हमारे पास वाइल है बड़ी, एक रेगुलर की है, एक एनपीएच की है। पहले एयर एनपीएच में डालेंगे, लेकिन पहले भरेंगे कौन सी? रेगुलर। क्यों? क्योंकि रेगुलर क्लियर होती है, एनपीएच क्लाउडी होती है। क्लाउडी आगे रखेंगे तो रेगुलर का एब्जॉर्प्शन रोकेगी, तो क्लाउडी को पीछे रखते हैं भाई। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सीधी बात बताऊं, पहले रेगुलर भरेंगे, पहले कौन सी भरी?
रेगुलर, तो सीरीज में इधर रेगुलर रहेगी और आगे की तरफ कौन सी रहेगी, क्लाउडी। अब क्लाउडी पीछे रह जाती है तो इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, हम पर हो जाए, तो क्लाउडी पहले चली गई, रेगुलर पीछे से चली जाएगी, तो फिर दोनों का एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। भाई जिसको बाद में भरोगे वो सीरीज में आगे रहेगी, वो पहले जाएगी, तो क्योंकि एनपीएच क्लाउडी होती है और रेगुलर क्लियर होती है, एकदम सामने दिखती है, स्ट्रो कलर की होती है। अब मेरे को ये बताओ भरोगे कैसे, एग्जांपल है, मैं आपके सामने ये रख देता हूं एनपीएच की, ये रख देता हूं रेगुलर की वाइल है एक, ये रेगुलर की वाइल है, और ये मैं कर देता हूं आपके, ये उल्टी वाइल रख दी मैंने, चलो मैं सीधी रख देता हूं, तो मैं गुस्सा आ रहा है, ये रेगुलर की वाइल है, ये एनपीएच की वाइल है, और डॉक्टर ने बोला है 15 यूनिट तो रेगुलर लगाना है, 10 यूनिट एनपीएच लगाना है, और हमारे पास में एक ही सिरिंज है, और रूट कौन सा है, सबक्यूटेनियस लगाना है। डॉक्टर ने लिख दिया एक, अब कैसे करोगे बताओ, क्या करोगे, ये कौन सी इंसुलिन है, ये कौन सी है, आपने हॉस्पिटल काम किया है, एंडोकाइनो छोड़ो, कोई इंजेक्शन बनाया कभी, कभी इंजेक्शन बनाया है, बनाया है? अच्छा इंजेक्शन बनाया तो एक बात बताओ, जब हम एक इंजेक्शन 2 ml लिया, डेक्सामेथासोन एग्जांपल पहले भर लिया, और ये वाइल है 20 ml की, उनमें से 10 ml इंजेक्शन लेना है, और तो तुमने कभी नोटिस किया होगा 2 ml का इंजेक्शन आपके वाइल में है, जो ही आप वाइल सिरिंज वाइल में डालते हो वो 2 ml भी उस पर चला जाता है कि नहीं जाता, जाता है। उसको रोकने के लिए एक टेक्निक यूज की है, सुनो, अब टेक्निक क्या है, पहले रेगुलर करनी है, लेकिन इसमें एनपीएच कितना यूनिट की है, कितनी, 10 यूनिट एयर भरो सिरिंज में, मतलब पीछे कर लो, एयर का मतलब भरना नहीं होता, हवा में एयर ही है, पीछे कर लो 10 यूनिट की, एनपीएच में डालो, पुश कर दो, बॉक्स खाली करके निकाल दो, जितनी यूनिट एनपीएच चाहिए ना उतनी उसमें एयर डाल दो, क्यों डाली आपको अभी समझ में आएगा। फिर रेगुलर कितनी लिखी है, 15, रेगुलर कितना है, 50 यूनिट, फिर हवा एयर डालो, मतलब पीछे करो, प्लंजर को पीछे खींचा, कितना यूनिट आ गई, 15, अब ये 15 यूनिट किसमें डाल दो, ये नहीं भी डालोगे तो भी चलता है, बट डाल दो, क्या जाता है, ये नहीं भी डालो तो नुकसान नहीं होने वाला, उसमें जरूरी था एनपीएच में, 15 किसमें डाल दी, रेगुलर में, अब डालने का बेनिफिट क्या है, आपको तो नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपने जो ही 15 डाली, आज छोड़ना, धीरे 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 15 आ जाएगी, नहीं आई तो थोड़ी बहुत खींच लो। अब 15 आपके क्या है इसमें, कौन सी इंसुलिन है, पहले कौन सी भरनी थी, रेगुलर। अब देखना, आपने 15 यूनिट रेगुलर भर रखी है, और एग्जामिनर यही कहता है कि 15 यूनिट पहले भरनी है, लेकिन अगर आपने 10 यूनिट एयर एनपीएच में नहीं डाली होती तो क्या होता, देखना, जो ही ये 15 यूनिट तुम एनपीएच की वाइल में डालोगे, ये 15 की 15 पर कहां गई, एनपीएच में, उसमें एयर डाली हुई है, तो अब आप जो डालोगे उधर से नेगेटिव प्रेशर से, उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो अब आप क्या कर लोगे, सिरिंज डाली, वाइल पकड़ा, धीरे धीरे खींच लोगे, उधर से खींचेगी नहीं वो, उधर से वो खींचेगी नहीं, क्योंकि उधर एयर है, तो एयर वापस प्रेशर लगाएगी, उसकी वजह से क्या होता है, रेगुलर इंसुलिन एनपीएच के वाइल में नहीं जाती है। हमारा मेन मकसद क्या है, भाई हमने जो इंसुलिन देनी है वो पेशेंट को जानी चाहिए ना, वरना क्या फायदा, हमने रेगुलर 15 यूनिट भर दी, पता चला 10 तो चली गई, तो पेशेंट की शुगर कैसे कम होगा, नहीं होगा ना। तो अब क्या करेगा, पहले एयर किसमें भरनी है, एनपीएच में, लेकिन पहले इंसुलिन कौन सा भरना है, तो याद करने का एक ही तरीका है, पहले रेगुलर लगानी है, फिर एनपीएच, रजिस्टर्ड नर्स होता है वो इंसुलिन लगाता है, कौन लगाता है, नस, रेगुलर पहले, एनपीएच बाद में, और जो नॉन रजिस्टर्ड होता है वो इंसुलिन नहीं लगाता, वो आवाज बता रहता है दिन भर। जो नॉन रजिस्टर्ड होता है वो क्या करता है, नॉन रजिस्टर्ड होता है वो आवाज बता रहता है, एयर, नॉन रजिस्टर्ड होगा वही भाई लेगा, खाली सिरिंज लेगा, तो एयर पहले किसमें, एनपीएच में, फिर रेगुलर में, और इंजेक्शन पहले किसमें, पहले रेगुलर में, फिर एनपीएच। समझ आ गया, हो गया, मैं आगे बढ़ूं, हो गया क्या, ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है, ऐसे करके टाइम पास कर रहा है, बेवकूफ बना रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऐसे लोग होते हैं बेवकूफ बनाते हैं हमें, देखो इंसुलिन ऐसे कर रहा है, हमने बहुत लगाया, क्या सिखा रहा हमें, जल्दी लगा दे, ए
दूसरी में एयर भर रहा है, चुप रहो, तुम्हारी आवाज चली जाएगी इसके अंदर अभी। आवाज थोड़ी लगानी है, इंजेक्शन लगाना है। वो एयर भर दी। अब वो पहले वाली में भर रहा है। कल 31 तारीख है ना, कल अपना एंडोक्राइन पूरा हो जाएगा। इंसुलिन का साइड इफेक्ट क्या है? लोकल एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स। कैसे पता चलेगा? ब्लिस्टर बन जाएगा, दैट इज इंड्यूरेशन, हीट, टेंडरनेस, स्वेलिंग, रेडनेस। जल्दी करो रे। कल अपना पूरा हो जाएगा, एंडोक्राइन दोनों। ठीक है मैम। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा? ठीक है, आ रहा है, मैं आंखों पे पट्टी तो नहीं बांध सकता। ऐसा आ रहा है तो आ रहा है, मैं क्या करूं? अब मैं ऐसे करूंगा, आज कल से पढ़ूंगा ना, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे। लिखो, मैं पीछे चला जाऊं। जल्दी लिखो, टाइम कम है हमारे पास, 10 मिनट बचे। आज हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। लिख लिया? लिख लिया क्या? क्वेश्चन आता है, लिपोडिस्ट्रोफी और लिपो हाइपरट्रोफी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, हर बार साइड चेंज करना चाहिए, हर बार साइड चेंज करना। बड़ी सी हेडिंग लगाओ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। सिर्फ हेडिंग लगाओ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, सिर्फ इतना। टाइप 1 टाइप 2 कुछ मत करना। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, क्या सॉरी, क्या हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन है? नहीं है। इट इज अ साइन सिम्पटम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कॉम्प्लिकेशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इधर आओ, हेडिंग लगाओ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। अब देखो, आपको सिर्फ हेडिंग लगानी है, फिर उसके बाद जैसे मैं बोलूँ ना वैसे लिखना है। लिख दिया कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब एक तरफ तुम लिखोगे एक्यूट, एक तरफ तुम लिखोगे क्रोनिक। क्या लिखोगे? पहले एक्यूट समझा दूं? पहले कौन सा समझा दूं? एक्यूट में कितने होते हैं? 3। कितने? अरे कितने? अरे कितने? अरे कितने? कितने? नंबर 1 हाइपोग्लाइसीमिया, नंबर 2 डीकेए, नंबर 3 एच एच एन एस। एच एच एन एस का मतलब होता है हाइपर ऑस्मोलार। क्या नाम है? हाइपर ऑस्मोलार। हाइपर ऑस्मोलार का मतलब क्या होता है? हीमो कंसंट्रेशंस, ब्लड बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। भयंकर ब्लड शुगर बढ़ा तो हीमो कंसंट्रेशन बढ़ नहीं हुआ, दैट इज हाइपर। बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जा, दैट इज हाइपर ऑस्मोलैरिटी। हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ग्लाइसेमिक। एन का मतलब होता है नॉन कीटोन या नॉन कीटोटिक। कीटोन बोलो या कीटोटिक बोलो, एक ही बात है, नॉन कीटोटिक। एस का मतलब है सिंड्रोम। एच एच एन एस का मतलब समझ में आया? डीके का मतलब क्या है? डायबिटिक कीटो, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्यों बार बार लिखूं? तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कितने हैं डायबिटीज मेलाइटस के? 3। कितने? अच्छा 3, 3 है ना? 2 और 2 कितने होते हैं? कितने होते हैं?
यहाँ पर 2 और 2 3 होंगे, कैसे? ये किसके कॉम्प्लिकेशन है? डायबिटीज मेलाइटिस के एक्यूट डायबिटीज मेलाइटिस के एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, डायबिटीज कितने टाइप बना? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप, अच्छा एक बात सुनो, पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और टाइप 1 है तो भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये टाइप 1 का भी है और टाइप 2 का भी है। यस, ये ओनली टाइप 1 का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, ये ओनली टाइप 2 का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। अब मैं क्वेश्चन पूछूं वापस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एचएचएनएस और हाइपोग्लाइसीमिया। टाइप 1 के एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? डीके और हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हाइपोग्लाइसीमिया दोनों में? 2 + 2 = 3। है अपने सामने पड़ा। 2 इसके टोटल कितने? 3। हुए नहीं हुए 3? अरे 2 किसके? टाइप 2 के। 2 किसके? टाइप 1 के। टोटल कितने? 3। क्यों? हाइपोग्लाइसीमिया दोनों में होता है। किसी को समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, आपको आंसर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना तो डीके नहीं करना, एचएचएनएस करना है। टाइप 2 का क्या करना है? एच। मैंने बोला नॉन सेट में कीटोएसिडोसिस नहीं होता टाइप 2 में। पेशेंट को हो सकता है, होता भी है, मैंने कई हजारों पेशेंट देखे हैं, लेकिन बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है, और नॉन सेट में इससे पहले हमारे वाले पेपर में आ भी गया। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या है? जिसने भी डीके किया उसका गलत हुआ है, उसका होता है एचएचएनएस। चाहे आप नॉन सेट बुक देख लेना, अपनी सॉन्डर्स बुक देख लेना, क्लियर कट लिखा हुआ उसमें एचएचएनएस टाइप 2 का एक्यूट। तो टोटल कितने? 3। टाइप 2 के कितने एक्यूट? 2। टाइप 1 के कितने? 2। तो टोटल तो 4 होने चाहिए ना, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया दोनों में होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ये क्या होता है हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है?